हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये टोपोग्राफिकल मैप्स की एक कंप्लीट वीडियो होगी जो सेशन 2021-22 के सिलेबस पे बेस्ड होगी, यानी न्यू सेशन पे ये बेस्ड है। जो लोग इस बार 10th क्लास में आए हैं उनका जो सिलेबस है उस पर ये बेस्ड है, ठीक है। बाकी जो इस बार अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो डिलीटेड वाली हैं, ठीक है, वो इसमें अब इंक्लूड रहेंगी क्योंकि नए सिलेबस में तो कुछ डिलीट है नहीं, तो कुछ उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है। वैसे भी अगर वो अपना सिलेबस जान रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पार्ट स्किप कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगी। कंप्लीट वीडियो है, यानी ये वीडियो देखने के बाद में आपको फिर कहीं नहीं जाना है। टोपोग्राफिकल मैप से जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये वीडियो देखने के बाद में आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको जो काउंसिल ने सिलेबस जारी करा है वो हम आपको सिलेबस बताएंगे, देन प्रीवियस ईयर के पेपर बताएंगे, यानी प्रीवियस ईयर में जो टोपोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ वो बता के हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि यहाँ से हमको कैसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर वही जो गिवन सिलेबस है उस सिलेबस के बेस पे आपको हम टोपोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। तो लेकिन ये करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से आपको जोड़ देते हैं। जैसे कि आपने कभी ऐसी बकवासें जरूर करी होगी कि x² + 5x - 6 का लाइफ में क्या यूज़ है, तो वैसे एक बकवास उसमें ये भी शामिल कर लीजिए कि इसका आखिर लाइफ में क्या यूज़ है। तो हम इसका आपको लाइफ में यूज़ बता देते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ पढ़ने मन लगेगा, मतलब मन से ये चीज़ें पढ़ोगे। तो देखो, ये आपका टोपोग्राफिकल मैप का नहीं एक पेपर है, और इस पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन जो है इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, आप अगर ये जान जाओगे तो फिर बहुत काम की चीज़ हो जाएगी। तो ये जो पेपर है, ठीक है, इसमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की, यानी जहाँ का ये पेपर होगा वहाँ के आपको फिजिकल फीचर्स, मैन मेड फीचर्स सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। यानी उस पर्टिकुलर प्लेस का एरिया क्या है, एक प्लेस से उसमें दूसरे प्लेस की दूरी क्या है, वहाँ पे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज कौन कौन से हैं, उनकी हाइट्स कितनी है, रिवर्स कौन सी है, रिवर बहती किधर को है, वहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, कितनी होती है, कब होती है, वेजिटेशन वहाँ की कैसी है, वहाँ के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वहाँ पे लोगों का घर कैसा है, किस तरीके के घर बना के रहते हैं, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे काम काज करते हैं। मतलब इस एक पेपर से आप वहाँ की इतनी सारी चीज़ों को जान सकते हो। यानी आपके जेब में अगर ये पेपर का एक टुकड़ा है और इसको जेब में रख करके आप कहीं निकल गए और वहाँ की सारी चीज़ें केवल इस पेपर पे, मतलब ये फिगर से आप जान सकते हो, कोई लिखा पढ़ा नहीं होगा इसमें, केवल ये चीज़ें देख करके आप जान जाओगे, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ें जान सकते हो तो फिर आप समझ ही जाओ कितने काम की चीज़ है। अब इसको यूज़ कौन लोग करते हैं, तो जो बिल्डर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, यानी स्पाई, जासूस लोग जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। मिलिट्री यानी सेना इनका यूज़ करती है। जैसे मान लो अब किसी पहाड़ी रीजन में मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है, वहाँ पे वो चीज़ें कैसे जान पाएगी, या किसी अननोन प्लेस पे भेज दिया गया तो कैसे जान पाएगी, ठीक है। और वो भी मान लो अगर वो किसी सिक्योरिटी रीजन से है, ठीक है, स्पाई वाला उसका काम है तो किसी पूछ तो सकती नहीं है, तो बस ये चीज़ है जो उसको सब कुछ बताएगी। इसीलिए जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ का आपको जल्दी टोपोसीट वहाँ की आपको नहीं मिल सकती। वैसे भी जो टोपोसीट जो जारी करता है वो सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है, एक ही सोर्स है, ठीक है। इसको जारी करने का सारे लोग इसको जारी नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तो हम समझाने में कामयाब हो गए कि इसमें कैसे इंफॉर्मेशंस होती हैं और इनका यूज क्या है बियॉन्ड द बोर्ड, यानी ये 20 आउट ऑफ 20 नंबर लाने के अलावा क्या यूजेस हैं। बाकी वैसे भी आपके लिए वो यूजेस हो ना हो, लेकिन ये 20 नंबर तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो आप दोनों में से कोई अपना एक फ़ायदा देख लो और आप वीडियो पूरी देख जाओ। अब हम बिना टाइम स्पेंड करे सिलेबस से पहले आपको हम ये बता देते हैं कि अगर मान लो आपके लिए अभी ये टोपोग्राफी जो है, इंटरप्रिटेशन टोपोग्राफिकल मैप है, ये बिल्कुल एक नई चिड़िया जैसी है, न्यू बर्ड जैसी है, तो आप ये जान लो कि आखिर ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो सीधी सी बात है, एक ऐसे टोपोग्राफिकल मैप आपके पास आता है, एक पेपर आता है बोर्ड में, और साथ में पेपर में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं और इनकी हेल्प से उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टोपोग्राफिकल मैप को पहचान लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि द सर्वे सीट ऑफ इंडिया
45D/10 तो सर्वे सीट है, टोपोग्राफिकल सीट को सर्वे सीट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे 45D/10 लिखा हुआ है, ऐसे 45D/7 होता है। और भी नंबर जैसे 63K/12, 65P/16, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नंबर्स कैसे पढ़ते हैं ये हम अभी आपको बता देंगे। तो ये उस सर्वे सीट का नाम होता है, ठीक है। इसके बाद में उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे एक स्केल बनी होती है। स्केल क्या होती है, इस स्केल का क्या मतलब है, ये चीज़ हम बता देंगे। अभी केवल ये बता रहे हैं कि मैप में होता क्या क्या है। तो स्केल बनी होती है, उसके ऊपर रेशियो में एक नंबर लिखी होती है जो एक्चुअली RF होती है उस मैप का। जैसे यहाँ पे ओवर रेशियो 50,000 लिखा हुआ है। देन कंटूर इंटरवल 20 मीटर्स लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है, ये कंटूर इंटरवल होता है। अब जो स्केल बनी हुई है, इधर की जो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, ये किलोमीटर्स इधर लिखा हुआ है, इधर मीटर्स लिखा हुआ है। तो इतनी चीज़ होती है। देन उसके नीचे ये कन्वेंशनल सिंबल्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे फिगर्स बने हुए हैं और इधर लिखा हुआ है कि फिगर्स क्या हैं, यानी कन्वेंशनल सिंबल्स बने होते हैं। सिंबल्स और सिंबल किस चीज़ के सिंबल है ये भी उसमें लिखा होता है। ये डाउट्स बहुत रहते हैं बच्चों के, खूब परेशान करते हैं टीचर्स को कि सर क्या कन्वेंशनल सिंबल्स का मतलब लिखा होता है, सर क्या कन्वेंशनल सिंबल्स का मतलब लिखा होता है। उनको लगता है नहीं लिखा होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये सिंबल्स का मतलब लिखा हो तो ऐसा लगता है कि तब तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से बच जाएंगे। अगर हमें ये पता हो कि मान लो रेड कलर की जो पैरेलल 2 लाइन होती है उनका क्या मतलब है, तो हमको याद, मेटल रोड जैसे है तो हमको याद ही नहीं करना है मेटल रोड है, उसमें नीचे लिखा है, ऐसे लाइन बनी है और इधर लिखा है मेटल रोड, तो वो तो हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो उनको लगता है कि क्या इसका मतलब अगर लिखा रहता है तो फिर हमको पढ़ना ही नहीं है, तो लिखा रहता है फिर भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो भी हम बताएंगे, ठीक। तो आप ये तो जान गए ना कि टोपोग्राफिकल मैप क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये मैंने इधर बता दिया। बाकी इसमें देखो और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आपको रेड कलर की लाइन मिलेंगी, ऐसे ग्रिड जैसा बना हुआ, ठीक है। हम रेड कलर की मार्कर से लाइन खींच के बता देते हैं। ऐसे ऐसे आपको ये लाइन मिलेंगी, ये ऐसे ग्रिड वाली, ठीक है, ये लाइन आपको मिलेंगी। इसमें कुछ इसमें ब्लैक कलर की लाइन भी आपको मिल सकती हैं, ऐसे वो ग्रिड में नहीं मिलेंगी, रेयरली किसी में नहीं भी मिलेंगी, तो ये लाइन आपको मिल जाएंगी। देन इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको वाइट, येलो, ग्रीन, रेड ये कलर्स मिलेंगे। बहुत सारी नंबर्स अलग अलग तरीके से लिखी मिलेंगी, ठीक है। कुछ डॉट में लिख करके नंबर मिलेंगी, कुछ ट्रायंगल करके नंबर लिखी मिलेंगी, ठीक है। और भी बहुत सारे सिंबल साइंस इसमें मिलेंगे, जिनका मतलब क्या है वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वही आपको बताना है, वही चीज़ें इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, उन्हीं चीज़ों को आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि आखिर टोपोग्राफी या टोपोसीट या सर्वे सीट या टोपोग्राफिकल मैप किस बर्ड का नाम है। इतना आपके समझ में आ गया। अब हम आपको बता देते हैं कि काउंसिल ने जो सिलेबस जारी करा है वो सिलेबस क्या है, ठीक है। और देखो वैसे ये तो भाई हम मान सकते हैं कि जल्दी आपको किसी यूट्यूबर में विश्वास जल्दी होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे केवल व्यूज़ बटोरने के लिए कैसी भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो भाई अभी हम आपके लिए अगर नए होंगे तो आपको हम पर भी जल्दी भरोसा होगा नहीं, ठीक है। जब आप धीरे धीरे हमारे रेगुलर व्यूअर हो जाओगे तो आपको हमारे भरोसा होने लगेगा, तो फिर आप भरोसा कर सको इसके लिए हम काउंसिल की जो सिलेबस वाली लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहे हैं। वहाँ से आप खुद जाके CISC की वेबसाइट पर ही सिलेबस देख सकते हो। तो फिर आप हमारे भरोसा अगर ऐसे नहीं करो तो जाके सिलेबस वहाँ पे जा करके देख लो। बाकी हम यहाँ पे सिलेबस बताए देते हैं। तो सिलेबस ये देखो आपका है A से लेकर के H तक, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, यानी 8 पॉइंट्स में सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहला है कि लोकेटिंग फिगर्स विद द हेल्प ऑफ अ 4 फिगर और अ 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। इसको शार्ट में कहते हैं कि 4 फिगर और 6 फिगर पूछा जाता है। फिर बी में लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ कंटूर एंड कंटूर इंटरवल। कंटूर का और कंटूर इंटरवल का डिफिनेशन पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स मार्क्ड बाई कंटूर्स। कंटूर जो होती है, कंटूर की देखो जब कोई भी जो लैंडफॉर्म जब बनाना होता है तो पेपर में लैंडफॉर्म कैसे पहचानोगे, तो कंटूर्स से पहचानोगे। तो कंटूर्स से लैंडफॉर्म पहचानना आपको जानना है। और लैंडफॉर्म में क्या क्या पहचानना है, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, हिल, वैली, रिज या वाटर डिवाइड और स्कार्पमेंट, इतनी चीज़ें हैं। फिर एक ट्रेंगुलेटेड हाइट जिसकी आपको डिफिनेशन बतानी है और पहचानना भी है, स्पॉट हाइट। और बेंचमार्क, रिलेटिव हाइट या डेप्थ, ये बी सेक्शन में हो गया।
सी सेक्शन में आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर टिंट्स एंड कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड ऑन अ टोपोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैप। यानी जो कलर टिंट्स हैं और कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, हमने बताया ना कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशनल साइंस सिंबल्स होते हैं, तो उनका इंटरप्रिटेशन यानी उनका क्या मतलब है ये आपको बताना है। देन डी नंबर पे यानी फोर्थ आपका है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्केल गिवन ऑन दी मैप। यानी जो मैप का जो स्केल है वो स्केल क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है और स्केल को डिफाइन करना है। ठीक है, अब स्केल की टाइप होती हैं, 3 टाइप होती हैं, उन तीनों टाइप की आपको डिफिनेशन पता होनी है। देन आपका है मेजरिंग डिस्टेंस एंड कैलकुलेटिंग एरियाज यूजिंग द स्केल गिवन देयर इन, और वही स्केल का आपको यूज करके डिस्टेंस मेजर करना है किन्हीं 2 गिवन पॉइंट्स के बीच की, और जो गिवन एक एरिया होगा कि हाँ इन पॉइंट्स के बीच की आप एरिया बताओ, तो उसी स्केल के सहारे आपको क्या बताना है, एरिया बतानी है। ई पॉइंट यानी 5th पॉइंट आपका है मार्किंग डायरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस यूजिंग 8 कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स मतलब डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शन आपको आपके सिलेबस में यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हो ही गया, और फिर 4 दिशाएं और उनके 4 कोने कॉर्नर्स, यानी ये 8 डायरेक्शनल पॉइंट 8 डायरेक्शंस हैं, उनके सहारे आपको किन्हीं 2 बता दिए, जैसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, तो वो डायरेक्शन आपको बताना इस तरीके से। देन है आइडेंटिफाई साइट ऑफ प्रोमिनेंट विलेज एंड और टाउन्स, टाइप्स ऑफ लैंड यूज, यानी लैंड यूज किस तरीके का है, लैंड यूज का मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है कि नहीं हो रही है, माइनिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, यानी लैंड का क्या यूज है वहाँ पे। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स गिवन एट द बॉटम ऑफ द सीट, यानी सीट के बॉटम के नीचे इंडेक्स दी हुई होती है, आप उनकी हेल्प से भी वहाँ बता सकते हो कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देन जी नंबर पे यानी 7 नंबर पे आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड पैटर्न, यानी रिवर किधर को फ्लो होती हैं ये चीज़ें आपको बतानी होंगी। अब उसमें जो सिंबल्स वगैरह दिए हुए हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनकी हेल्प से आपको डायरेक्ट उसमें लिखा नहीं होगा इस पेपर पे कि ये रिवर इधर को बहती है, वो पेपर पे आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बताऊंगा, तो उसकी हेल्प से आपको बताना है कि रिवर किधर को फ्लो होती है। और फिर पैटर्न क्या है रिवर का, रिवर के कई सारे पैटर्न हो, जैसे रेडियल पैटर्न है, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न है, लीनियर पैटर्न है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो पैरेलल पैटर्न है, डिसअपियरिंग है, तो कौन सा पैटर्न है आपको ये पहचानना है रिवर को देख करके। और है सेटलमेंट पैटर्न्स, तो जैसे रिवर का पैटर्न है ऐसे सेटलमेंट पैटर्न आपको पहचानने हैं। और फिर लास्ट आपका है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स, यानी कौन कौन सी चीज़ें उसमें नेचुरल हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैन मेड हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स बने होंगे, उनको देख करके आपको बताना है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अब इस सिलेबस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको एक टोपोग्राफिकल मैप साथ में दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का मेरे पास पेपर है जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि इस ईयर के मेरे पास टोपोग्राफिकल मैप नहीं है, लेकिन कोई भी मैप हो चीज़ें वही है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे तो लिखा है कि गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर द टेम्पल दैट इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ पीथापुरा सेटलमेंट। यानी जब आप ये मैप देखोगे तो इसमें आपको एक जगह पीथापुर लिखा होगा, ठीक है, पीथापुर लिखा होगा, और सेटलमेंट जो होता है वो रेड कलर का फील्ड बॉक्स होता है, ऐसे ऐसे वहाँ पे अगर कई सारा ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे वो बना होगा, और इस जगह पे ब्लैक कलर से लिखा होगा पीथापुर, ठीक है, ये गांव का नाम होगा, और उसके पास में एक टेम्पल बनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में टेम्पल ही तो पूछा है, यहाँ पे है क्वेश्चन, हाँ। तो पीथापुरा जो सेटलमेंट है, यानी पीथापुरा जो गांव है जहाँ पे लोग रहते हैं उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब अब ये आपका साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी इधर, यानी मान लो यहाँ पे गांव, तो इस डायरेक्शन में कहीं पे एक टेम्पल बनी होगी। टेम्पल का कन्वेंशनल साइन ये है, बाकी अभी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो कन्वेंशनल साइन ये है, अब यहाँ पे कोई टेम्पल है, इसका आपको 6 फिगर बताना है। एक क्वेश्चन ये आया, ठीक है, यानी 6 फिगर कैसे पूछेंगे। देन आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सीन इन दी, नहीं सेकंड वाले पे है गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर अ सेटलमेंट वेयर पीपल ऑफ द रीजन मीट सोशली एंड फॉर ट्रेड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। अब आपको वहाँ पे कहीं फेयर वगैरह लगता है, मैप में देखोगे जान जाओगे, तो वहाँ उस प्लेस का आपको 4 फिगर रेफरेंस देना है। 4 फिगर कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन हो गया।
देन फिर आपका व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सीन इन द ग्रिड स्क्वायर 2118, यानी ये 4 फिगर है जो 2118 लिखा हुआ है। जब आपको 4 फिगर निकालना हो तो ऐसे नहीं, देखो 1 2 3 4 डिजिट है, ये 4 फिगर है किसी प्लेस का। अभी इससे चीज़ें आप जान जाओगे क्या होता है, ये लोकेशन बताता है किसी प्लेस का। तो इन्होंने आपको अब लोकेशन बता दी और आपसे कहा कि इस लोकेशन में जो रिवर्स बह रही हैं उनका पैटर्न क्या है। और बी का सेकंड में पूछ लिया है 1923 में कि सेटलमेंट का पैटर्न क्या है, राइट। सी सेक्शन में इन्होंने पूछा है व्हाट डू ईच ऑफ द 2 नंबर्स, यहाँ पे 281 ब्लैक कलर में प्रिंटेड है और 20 प्रिंटेड है रेड कलर में, जो कि ग्रिड स्क्वायर 1818 में है। तो उनका वो क्या इंडिकेट करती हैं, यानी ये जो नंबर्स वहां पे दी हुई वो क्या इंडिकेट करती हैं, आपको ये इंटरप्रेट करना है। डी सेक्शन में देखो नेम एनी 2 मैन मेड फीचर, और उसके सेकंड में है नेचुरल फीचर। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ना एकदम पेपर। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो, आपको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना है कि ये वीडियो आपके काम की है या नहीं। हम बिल्कुल काउंसिल के सिलेबस पर पढ़ा रहे हैं, बुक से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। देन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला है फायर लाइन जो कि 2417 में बनी हुई है, मतलब इसके साथ में जो टोपो सीट मिली होगी उसमें वो बनी रही होगी, ठीक है। तो उसमें जो फायर लाइन है उसका क्या मतलब है। वाटर बॉडी है 2221 में, तो उस वाटर बॉडी का क्या सिग्निफिकेंस है। देन एफ में कैलकुलेट द एरिया रीजन बिटवीन 1619 ईस्टिंग और 1822 नार्दिंग, मतलब इन्होंने ईस्टिंग और नार्दिंग बता करके एक किसी पर्टिकुलर प्लेस को इन्होंने सर्कल कर दिया और कहा बताओ इसकी एरिया कितनी है, राइट। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन दिया गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है द वाटर इन सम ऑफ द वेल्स इन द नॉर्थ वेस्ट क्वार्टर ऑफ द मैप इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब ऐसा क्यों है, तो वो मैप में ही देख के आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन ऐसा आया है, अभी जब हम ये वीडियो आपको बता चुके होंगे, पढ़ा चुके होंगे पूरी क्लास, तो ये सब आप कर ले जाओगे। फिर द रीजन नियर अनाद्रा एंड गुलाबगंज हैज़ मेनी कॉजवेज, क्यों है, तो ये आपको बताना है, यानी यही इंटरप्रेट करना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज द मेन मीन्स ऑफ इरीगेशन यूज्ड बाय पीपल लिविंग इन द एरिया सोन ऑन द मैप, यानी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके इरिगेशन के क्या सोर्स हैं। सेकंड है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन सोन ऑन द मैप, ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ के लोगों का, ठीक है। और फिर क्वेश्चन है कि व्हिच अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है वो कौन सा है और क्यों है, ये भी आपको इसमें समझाना है। और फिर एच नंबर पे आपका है नेम एनी 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द पीपल लिविंग इन द एरिया सोन ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट। कन्वेंशनल सिंबल से आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट के मीन्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। ये एक पेपर था जो कि मैंने सिलेबस के बाद में आपको बताया कि सिलेबस ये है और यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आई होप अब आप ये पूरी तरीके से क्लियर कर ले गए हो कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक। अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो आपने सिलेबस देखा उसमें आपने देखा कि ए पॉइंट क्या कह रहा था कि हमको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना जानना है, ठीक। अब देखो 4 फिगर, यहाँ पे पहले हम आपको बता दें कि 4 फिगर और 6 फिगर जो ग्रिड रेफरेंस हैं ये एक्चुअली हैं क्या, फिर हम आपको निकालना बता देंगे। क्लास 9 में आपने देखा था कि हम किसी भी प्लेस की लोकेशन जानने के लिए हम यूज़ करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का। किसका यूज़ करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का। एक्चुअली वो क्या होते हैं, जहाँ पे हम वो यूज़ करते हैं वो होते हैं स्मॉल स्केल मैप। क्या होते हैं, स्मॉल स्केल मैप, यानी बहुत बड़ी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ों को हम छोटी जगह में दिखा देते हैं। जैसे पूरे इंडिया का मैप बनेगा तो इंडिया का एक मैप बनेगा, जब इंडिया काफ़ी बड़ा है, या उत्तर प्रदेश का बनेगा या मान लो तमिलनाडु का बनेगा तो उसमें दिखा देंगे, ठीक है। तो वो चूंकि बहुत बड़ी एरिया को छोटे में दिखा देते हैं, इसलिए स्मॉल स्केल मैप होते हैं। वो हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में काउंट करते हैं। आपको पता है कि लैटिट्यूड 180 है, लॉन्गिट्यूड 360 है, और उसमें हम ऐसे बता देते हैं जैसे इंडिया को आपने उसमें बताया होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में इंडिया है। ये आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बता दिया था। लेकिन
आपको पता है कि अगर हम इक्वेटर के पास में देखेंगे तो इक्वेटर के पास में यानी क्योंकि वहीं पे सबसे एग्जैक्ट डिस्टेंस ले सकते हैं, तो वहां पर दो लैटिट्यूड या दो लॉन्गिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर की है। यानी अगर इस 111 किलोमीटर के अंदर हमको मान लो कोई किसी प्लेस की लोकेशन बतानी है तो हम क्या करेंगे, तो मान लो हम मिनट का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर मिनट से भी छोटी डिस्टेंस पर है तब हम क्या करेंगे, तब हम आ जाते हैं ईस्टिंग और नॉर्दिंग में। किस में आ जाते हैं, ईस्टिंग और नॉर्दिंग में। यानी जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में जो पार्ट्स हो जाते हैं वो पार्ट्स किस में होते हैं, वो होते हैं ईस्टिंग और नॉर्दिंग में। तो ईस्टिंग और नॉर्दिंग जो है, तो जैसे अगर आपने टोपोग्राफी सीट देखी उसमें रेड कलर की जो लाइन ग्रिड बना रही है, ठीक है, रेड कलर वाली लाइन जो ग्रिड बना रही है वो आपकी ईस्टिंग और नॉर्दिंग है। अब इसमें ईस्टिंग कौन है, नॉर्दिंग कौन है, ये अभी आपको बताए दे रहे हैं। तो ये जो रेड कलर की ऐसे लाइन आपको दिख रही है मैप में, ये आपकी ईस्टिंग नॉर्दिंग। अब जैसे देखो इनके नंबर्स आपको पड़े मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो 03 लिखा है, 04 लिखा है, 05 लिखा है, इधर मान लो ये यही चीज़ इधर भी लिखी होगी उसी लाइन पे 03, और यहाँ मान लो लिखा है 65, 67, 68, ऐसे यहाँ पर भी लिखा मिलेगा 65, 67, 68 ऐसे। अब देखो इसमें क्या है, आपको पता है डायरेक्शन हम आपको ट्रिक से बताए दे रहे हैं जिससे आप कोई भूलो नहीं कौन सी ईस्टिंग है कौन सी नॉर्दिंग है। आपको पता है इधर ईस्ट होता है भाई, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, यही है। तो देखो इसकी वैल्यू ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, 65 है, 67 हो गया, 68 हो गया। कौन सी लाइन की, ये वाली जो लाइन है, ये खड़ी वाली लाइन जो वर्टिकल है, इनकी वैल्यू ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। तो ये ईस्टिंग की लाइन है, ये किसकी लाइन है, ईस्टिंग की, ईस्टिंग्स। और देखो इनकी वैल्यू किधर बढ़ रही है, नॉर्थ की तरफ। तो ये कौन सी लाइन है, नॉर्दिंग्स की। किसकी लाइन है, नॉर्दिंग्स की, ठीक है। अब हम इन्हीं का यूज करके हम 4 फिगर बताते हैं। देखो जैसे मान लो कोई यहां पे कोई पॉइंट है ए, और हमने कहा ए का 4 फिगर क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट हम किसकी लेंगे, ईस्टिंग की, और 2 डिजिट लेंगे नॉर्दिंग की। 2 2 4 डिजिट हो गए, यानी 4 फिगर हो गए, 4 फिगर हो गए। वही 4 फिगर बताना होता है, और उस 4 फिगर्स फिर हम जान जाते हैं कि पूरे टोपोशीट में फला चीज कहाँ पे है। तो हम देखो, अब आप ये चीज़ ना भूलो कि पहले हम ईस्टिंग लेते हैं कि पहले नॉर्दिंग लिखते हैं, वो 2 डिजिट कौन से लिखते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे और किधर की लेते हैं, तो सीधी सी बात है, मान लो यहाँ पे ए लिखा है तो आपको ए के ठीक पहले ऐसे यहाँ पर एल वाला शेप बनाना। एल का मतलब पहले आपने ये लाइन खींची और ये लाइन का नंबर क्या है, आप कहोगे 67 है, ठीक है। और फिर आपने ये लाइन खींची, इस लाइन का नंबर क्या है, तो आप कहोगे 04 है। तो इसका 4 फिगर क्या हुआ, 6704। यानी हम 4 फिगर किसकी हेल्प से बताएंगे, ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग की हेल्प से, ठीक। ईस्टिंग कौन सी है, जिसकी वैल्यू ईस्ट की तरफ बढ़ती है, और नॉर्दिंग कौन है, जिसकी वैल्यू नॉर्थ की तरफ इंक्रीज होती है। टोपोशीट पे जो ये जो ग्रिड बनी हुई है, ऐसे रेड कलर की जो लाइन दोनों तरफ से है, ये क्या है, ईस्टिंग और नॉर्दिंग की लाइन है। आई थिंक 4 फिगर आपको तुरंत समझ में आ गया। अब ये देख लो आप टोपोशीट पे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देख लो कि कैसे 4 फिगर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो कोई एक प्लेस दिया होगा, जैसे मान लो एक सेटलमेंट यहाँ पर है पिपलिया, और आपसे पूछ रहे कि पिपलिया का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या है, ठीक। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाली लाइन जो है आपकी ईस्टिंग की है, और ये वाली लाइन किसकी है, नॉर्दिंग की है। मैंने कहा था कि जो भी पॉइंट आपको दिया हो उसके ठीक पहले आपको एल शेप बनानी। एल के लिए पहली लाइन आप ये वाली देखोगे, दूसरी ये वाली देखोगे। तो इस लाइन का देखोगे तो यहाँ पे 09 लिखा है, यानी ये 09 की लाइन है, और ये वाली किसकी है, तो आप देखोगे यहाँ पे 06 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, 09 और 06, यानी इसका 4 फिगर रेफरेंस क्या होगा, 0906, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ये आपका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया, ओके। अब मान लो और कोई एग्जांपल के देख लो, जैसे यहाँ पे देखो 248 लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट है, यानी ये हुआ स्पॉट है 248, ठीक है। ये पहले से निकाला है मैंने, किसी को मैं समझा रहा था तो मैंने निकाला है। तो देखो ये 06 की लाइन है ईस्टिंग की, और ये देखो ये आपकी 07 की लाइन है नॉर्दिंग की। तो 06 07 इसका हुआ,
राइट। अब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक होमवर्क दिए दे रहा हूँ, आप इसका निकाल के दिखाना। देखो ये सर्वे ट्री है, मैंने सिंबल में बताया है, ठीक है। तो ये सर्वे ट्री है, ठीक। तो ये 254 सर्वे ट्री, इसका आपको 4 फिगर की डिफरेंस बताना है। सब कुछ क्लियर है इसमें स्टोकोशीट में, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बताओ कि 254 का डिफरेंस क्या है। अब हम देख लेते हैं 6 फिगर कैसे निकालते हैं। वैसे हमने इरेज कर दिया, लेकिन इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये वही आपकी ग्रिड बनी हुई है, जहाँ पे मान लो इस बार हम नंबर बदल देते हैं। यहाँ पे 65, 67, 68 ये नंबर्स हैं, ठीक है। इसका मान लो हम 10, 11, 12 कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे नंबर कितने तक जाएगी, ये डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। 00 से 99 तक की होती है ये। कितना? 00 से 99, टोटल हुई कितनी? 100, ठीक। इसके बाद में फिर वो 00 से 99 ही स्टार्ट हो जाएंगी और दूसरे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में चली जाएंगी। यानी 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कितने डिग्री, कितने आपके स्टिंग्स, कितने आपके जो है नॉर्दिंग के लाइन होंगे लैटिट्यूड के बीच में 100, 00 से 99, ठीक है। और ऐसे ही लॉन्गिट्यूड के, ठीक। तो यानी ये 99, मान लो ये 68 मान लो 99 होता है, इसके बाद फिर क्या हो जाता? फिर ये 00 हो जाता, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये आपका ऐसे बना हुआ है। आपको पता है कि ये वाली आपकी ईस्टिंग की लाइन है, जैसे चूंकि ईस्ट की तरफ बढ़े नहीं, खड़ी वाली लाइन आपकी ईस्टिंग की है और ये वाली आपकी नॉर्दिंग की है। 4 फिगर आपने निकाल लिया। जैसे मान लो यहाँ पर ए लिखा था और आपने 4 फिगर, अब इसका यहाँ पे आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? ये पहले 11 लिखोगे और इसके बाद में ये आप 67 लिखोगे, ठीक है। 11 लिखोगे और 67 लिखोगे और कहोगे ये आपका हो गया 4 फिगर, 4 डिजिट है। अब 6 फिगर में आपको पता है कि 6 फिगर में 6 डिजिट होंगी, ठीक है। ये आपकी ईस्टिंग है और ये आपकी नॉर्दिंग है। अब ये भूल जाना, मान लो कि पहले हम 4 फिगर में ईस्टिंग लिखेंगे, पहले नॉर्दिंग लिखेंगे, तो एक चीज़ और याद रख लेना कि सूरज सबसे पहले किधर निकलता है? ईस्ट में, ठीक है। और सूरज निकलने के बाद जब दिन होता है तब सारे काम शुरू होते हैं। यानी सबसे पहले हम दिन निकाल देंगे, नहीं ईस्टिंग लिख लेंगे, बाकी काम बाद में शुरू करेंगे। तो जब 6 फिगर लिखना है तब क्या करोगे? तब आप ये जानो कि तब 3 पॉइंट होंगे ईस्टिंग के और 3 पॉइंट होंगे नॉर्दिंग के। अब आप कहोगे कि 2 पॉइंट तो हमें दिख रहे हैं, हम तीसरा पॉइंट कहाँ से लाएंगे? तो तीसरा पॉइंट लाने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बॉक्स बना है इसका भी 10x10 का पार्टीशन होता है। क्या होता है? 10x10 का पार्टीशन होता है। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो एक होता है ग्रिड मेजरमेंट के लिए, एक आती है, अभी हमारे पास खो गई है। तो अगर हम कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे देखो, वैसे ये इमेज देख लो, हम यहाँ पे इमेज लगाए थे, ऐसे होती है, ठीक है। तो उसका आप यूज़ करके भी 6 फिगर निकाल सकते हो, बिना उसका यूज किए भी निकाल सकते हो, ठीक है। हम दोनों चीज़ें आपको बताए दे रहे हैं। आपकी जो टोपोशीट है आपके सिलेबस में, उसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन आपकी 2 सेंटीमीटर की होगी। ये सारी लाइन जो ग्रिड बनी हुई है स्क्वायर ऐसे होगी, और ये सब तरफ से ये 2 सेंटीमीटर की होगी। कितने की? 2 सेंटीमीटर की, यानी 20 मिलीमीटर की, ठीक है। 20 मिलीमीटर की लाइन होगी। यानी अगर आप सिंपली स्केल यूज़ करोगे तो 2 मिलीमीटर पे अगर आप पॉइंट लगाओगे तो आप इस बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। और 6 फिगर मुश्किल से कितना पूछता है? 1 या 2। तो उसके लिए आप ग्रिड रखो या ना रखो कोई ज़रूरी थोड़ा है, आप सीधे स्केल रखो, मीजर कर लो, ठीक है। और मीजर कहीं डिवाइड थोड़ा ही करना है। मान लो हमने 2 सेंटीमीटर पे हमने स्केल रखा और यहाँ पे हमने 10 काउंट कर लिया, मिलीमीटर में 10 काउंट करा, तो वो 5 हुआ, पॉइंट हुआ। 5 2 10 होता है, 2 पे डिवाइड करें तो 5 वाला पॉइंट जो हुआ वहाँ पे वो चीज़ है। तो मान लो इसको हमने डिवाइड कर लिया 10 पार्ट में दोनों तरफ से। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर लिया। अब ये पूरा ऐसे ऐसे बन जाएगा। अब इसमें हम ज़्यादा गोद नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे 10 पार्ट में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अब देखो क्या करेंगे। ये 11 हमने क्या लिखा था? ईस्टिंग का लिखा था, ठीक है। ईस्टिंग का 11 था। अब ऐसे ही इसी में ये भी तो ईस्टिंग वाली, उसके अंदर की 10x10 वाली लाइन है, तो हम ये देख लेंगे ये कहाँ पे। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 वाली जगह पे ये है, तो एक डिजिट हमको 7 मिली ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। ये जो नंबर होंगी ये 0 से 9 होंगी। क्या होंगी? 0 से 9। और 0 से 9 का मतलब 10 हुई ना भाई। आपका जो आप 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन 59 के बाद फिर 0 आता है ना, 0 को काउंट करोगे तो और 1 तो वो 60 पूरा हो जाएगा ना। तो 0 से 9 हुए तो 10 डिजिट, तो वो 10/10 में होता है, लेकिन डिजिट आपको 0 से 9 मिलेंगी। तो ये कितने नंबर पे आया? 7 नंबर पे आया। नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। और फिर ऐसे ये वाला काउंट कर लोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो लगभग ये 6 पे अगर आ रहा है तो ये क्या हो गया? 6। तो अब देखो 6 फिगर क्या हुआ? 1 1 7 6 7 6। ऐसे क्या निकल के आता है? 6 फिगर, ठीक है। अगर आपके पास वो ग्रिड होगी जो अभी मैंने आपको इमेज में दिखाई थी, तो उसमें ऑलरेडी यही बॉक्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उसमें कटे होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होती है इधर से उधर, तो बस आपको केवल उसके ऊपर वो रख देना होता है। लेकिन वैसे भी बहुत ज़्यादा निकालनी हो तो उस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, अदरवाइज उसकी जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो फट से, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का होता है, यानी 2 मिलीमीटर पे आपकी एक लाइन लगेगी, एक पॉइंट लगेगा और 10/10 में डिवाइड करके 6 फिगर निकाल सकते हो। अब इसको प्रैक्टिकली टॉपोसिट में देख लो अपने। चलिए 4 फिगर हो गया था, अब हम देखते हैं 6 फिगर। तो हम कोई एक कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसपे हमें 6 फिगर देखना है। तो मान लो हम ये 365 की जो स्पॉट हाइट है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे 365 पर देखिए डॉट बना हुआ है, इसका हमें 6 फिगर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? वही चीज़ सबसे पहले हम इसकी ईस्टिंग और नार्थिंग जो ये मेन वाली है ये हम देख लेंगे। तो देखो ये इसकी ईस्टिंग है 08, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 08 लिख लेते हैं। और फिर ये वाली लाइन नार्थिंग की जो कि क्या है 06, तो हम 06 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 08 ये है ना। अब एक और ईस्टिंग इसी की, तो जैसे ईस्टिंग इधर की ऐसे ही तो बढ़ रही है, इधर को देखो 08 09 ऐसे। तो 08 09 के बीच में हमको इसको 10/10 के बॉक्स में डिवाइड करना है। तो इसका सीधा सा क्या तरीका है, जैसे हम इसको मान लो हमको ऐसे अगर डिवाइड करना है तो हम इसको ऐसे ही तो इसको देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने कहा देखो ये ठीक 2 सेंटीमीटर की ये लाइन है इसके बीच में, और इसको अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो 18 मिलीमीटर पे आ रहा है, यानी पर 2 मिलीमीटर का पॉइंट लगाएंगे तो 9 नंबर का पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा। यानी इसकी जो ईस्टिंग वाली लाइन होगी वो कौन सी होगी? 9। और फिर हम इसकी अगर जब हम नार्थिंग देखेंगे तो नार्थिंग में देखो भाई वो इधर से ऊपर की तरफ इसमें देखेंगे तो फिर से हम यहीं पे स्केल अपनी रखते हैं। देखो 2 सेंटीमीटर का एग्जैक्टली ये है, और यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो ये हमारा कितने पे आता है? एग्जैक्टली ये 10 पे आ रहा है। तो 10 पे आ रहा है, इसका मतलब 5 वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। तो इस तरीके से इसकी जो 6 फिगर हुआ वो क्या हुआ? 089065, ये हुआ इसका 6 फिगर, ठीक। चलो एक और देख लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई प्लेस देखते हैं जिसका हमें 6 फिगर निकालना है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे 348 की स्पॉट हाइट है, ठीक है। इस 348 का निकालते हैं। तो ये वाला डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब ये डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, हम देखेंगे इसकी ईस्टिंग क्या है। तो 348, अब इसकी ईस्टिंग देखो यहाँ पे 08 दिया हुआ है तो हम 08 लिख लेंगे। और इसकी नार्थिंग क्या है? तो नार्थिंग हम देखेंगे इसकी ये वाली लाइन नार्थिंग की हो गई, यानी 03, ये हो गई 03। अब क्या करेंगे? ये वाली लाइन हम देखेंगे सबसे पहले ईस्टिंग की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 4 नंबर पे पड़ रहा है, और 4 पे पड़ रहा है यानी 2 यहाँ पे हो जाएगा। और ये वाला जो हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये पड़ रहा है, यहाँ से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 पे पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 का हाफ 3। तो इसका 6 फिगर क्या हुआ? 082033, ठीक है। अगर इस पे हम ग्रिड रखेंगे तो भी वही चीज आएगी, ग्रिड रखने पे भी सेम प्रोसेस होगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कठिन और आसान का भी कोई मतलब नहीं है, स्केल से आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। मतलब बस आपको ये देखना है कि ये जो इसमें जो पार्ट्स ये बने हुए हैं, तो चूंकि वो 2 सेंटीमीटर की लाइन है ना, तो आप अगर उसको 10 पार्ट में आपको डिवाइड करना हो तो सीधी सी बात है, आपको आप 2 गिन के 1 पॉइंट लगाओगे तभी तो 20 मिलीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर पाओगे, राइट। तो बस वही चीज़ आपको करनी है और कोई बात नहीं है। तो आई होप आपको 6 फिगर निकालना भी समझ में आ गया।
तो ऐसे हम निकालते हैं 4 फिगर और 6 फिगर। तो ये आपके 2 नंबर या 4 नंबर जितने पूछा जाएगा वो नंबर आपके पक्के हैं अगर आपको 6 फिगर और 4 फिगर निकालना आता है, ये डायरेक्ट पक्के। इसके अलावा जैसे अभी आपने देखा था कि उन्होंने कहा था कि फला ग्रिड फला 4 फिगर में आप ड्रेनेज पैटर्न बताइए। तो अगर आपको 4 फिगर पता है तभी तो आप जान पाओगे कहाँ किस ग्रिड में ये बात कर रहा है ड्रेनेज पैटर्न के, यानी अगर आपको ग्रिड से लोकेशन निकालना आता है तभी आप जान पाओगे कि कहाँ पर ये इस चीज़ की बात कर रहा है। तो यानी इनडायरेक्टली वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, अगर मान लो आपको अभी ये पूरी तरीके समझ में नहीं आया हो तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, हम इस पर लाइव सेशन लाएंगे। इसके लिए आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल की नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे उसको क्लिक करना है, यानी जब हम आपको इन्फॉर्म करें कि हाँ आज हम लाइव सेशन करने वाले हैं तो आप जुड़ करके अपने जो व्यक्तिगत क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस है वो आप पूछ सको। ठीक, और इसके अलावा भी हम एक्सरसाइजेस भी यहाँ पे करवाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपके सिलेबस का पहला पॉइंट क्लियर हो गया जहाँ पे 6 फिगर और 4 फिगर पूछते हैं। अब हम देखते हैं जो अगला सिलेबस का जो दूसरा पॉइंट है, इसमें जो सिलेबस दिया है बी नंबर पे वो हमारा है, यहाँ से लिखते हैं, इसमें है डेफिनेशन ऑफ कंटूर, एंड कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल को सी आई मैंने लिख दिया है और शार्ट में यही पूछते भी हैं कई बार कि व्हाट इज सी आई। तो सी आई कंटूर इंटरवल का एब्रीविएशन यानी शार्ट फॉर्म है कंटूर। तो कंटूर इंटरवल यानी इनकी दोनों की आपको डेफिनेशन बतानी है। देन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स मार्क्ड बाई कंटूर्स अब कौन कौन से लैंडफॉर्म्स आपको आइडेंटिफाई करने, जिसमें आपको स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, हिल, वैली, रिज या वाटर डिवाइड, और एस्कारपमेंट। ठीक है, ये आपको क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं इनसे ये लैंडफॉर्म्स। और फिर आपका इसमें ट्रायंगुलेटेड हाइट, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, बीएम लिख दिए हैं, बेंचमार्क का बीएम ही लिखा भी रहता है। ठीक है, रिलेटिव हाइट, आर से डिनोट करते हैं इसको केवल, रिलेटिव हाइट या डेप्थ। ठीक है, इतना चीज, यानी जो सिलेबस का आपका सेकंड पॉइंट है उसमें क्या क्या है आपका, उसमें है आपका डिफिनेशन ऑफ कंटूर एंड कंटूर इंटरवल, इनकी डिफिनेशन, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स मार्क्ड बाय कंटूर। अब वो लैंडफॉर्म कौन कौन से, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, हिल, वैली, रिज या वाटर डिवाइड और स्कार्पमेंट। और फिर आपको ट्रायंगुलेटेड हाइट, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, रिलेटिव हाइट और डेप्थ, इतनी चीजें। तो अब इस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंटूर क्या होता है। तो कंटूर देखो, हम आपको की पॉइंट बताए दे रहे हैं, जो डेफिनेशन है वो तो आप अपने हिसाब से बना भी लोगे, वैसे हम अपनी एक डेफिनेशन दे देंगे, लेकिन फिर भी हम की पॉइंट बता देंगे तो आप बना लोगे। देखो, सबसे पहले कंटूर जो होती हैं इनका कलर होता है ब्राउन। किस कलर में होती हैं, ब्राउन। शेप क्या होता है, ये होती हैं सर्कुलर। शेप क्या होता है, सर्कुलर। होती है क्या है, ये होती हैं इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ
इक्वल हाइट्स। ठीक, अब बताओ डेफिनेशन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ठीक है, कहोगे कंटूअर्स आर ब्राउन कलर्ड सर्कुलर लाइंस व्हिच कंटूअर्स आर ब्राउन कलर्ड इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस व्हिच ज्वाइन द प्लेसेज ऑफ इक्वल हाइट। ठीक, कैसे? जैसे मान लो जैसे कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा, हाँ, एक पॉइंट ये है जिसकी हाइट 100 मीटर है, फिर ये 100 मीटर है, और ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, देखो 100 मीटर को ऐसे ये मिला देंगी, ऐसे 200 को ऐसे मिला देंगी। अब ये दोनों लाइन क्या हैं? ये दोनों कंटूर की लाइन है। ठीक है, इक्वल एरिया जो है हाइट का, उसको ये क्या कर रही है? मिला रही है। मैप पे किस कलर में दिखती है? ब्राउन कलर में। टोपो सीट में आपको ब्राउन कलर में ये जो सर्कुलर लाइंस आपको मिलेंगी, ये क्या है? ये कंटूर की लाइन है। ठीक, उस पर जो नंबर लिखा होगा वो उतनी वो हाइट होगी, और वो लाइन जहाँ जहाँ से गुजरेगी वो पूरा एरिया उतनी ही हाइट का होगा। अब आपको ये समझ में आ गया ना कि ये केवल ब्राउन कलर की लाइन देख करके आप वहाँ की ऊंचाई बता सकते हो कि वो प्लेस कितना सी लेवल से कितना ऊंचा है। कितनी मज़ेदार बात है, ये बहुत मज़ेदार है वीडियो, बस आप केवल देखते रहो। ठीक है, ये अलग की बात है कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा गोरे नहीं लग रहे होंगे। पिछला जो सिलेबस वाला वीडियो था उसमें आपको गोरे लग रहे थे, उसका एक रीज़न था। वो मेरे एक दोस्त का कमाल था, उसने उसमें कोई ब्यूटी मोड वगैरह लगा दिया था। तो कंटूर आपको पता चल गया, डिफिनेशन आप यहाँ से जान जाओगे, प्रैक्टिकली आप ऐसे पहचान गए। अब क्वेश्चन है कंटूर इंटरवल क्या होता है? तो कंटूर इंटरवल होता है किन्हीं दो कंटूर की सक्सेसिव लाइंस के बीच में कितने मीटर्स का गैप है। जैसे यहाँ पे देखो ये 100 है और ये 200 है, इसका मतलब इनके बीच में कितने का गैप है? तो कहोगे 100 मीटर का, यानी इंटरवल कितने का है? 100 मीटर का। तो कंटूर इंटरवल क्या होता है? बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइंस द गैप, उनके बीच में गैप। अब आपके सिलेबस में जो टोपो सीट है, ठीक है, उसमें जो गैप है वो केवल 20 मीटर्स का है। कितने का है? 20 मीटर्स। और अगर आप ये भूल जाना तो बिल्कुल टेंशन मत लो, नीचे स्केल में लिखा होता है कंटूर इंटरवल 20 मीटर्स। कंटूर का इंटरवल 20 मीटर का है। ठीक, तो आपको कंटूर इंटरवल भी पता हो गया कि क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब इतना हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, जितना पार्ट होता चला जाएगा उतना हम इरेज कर देंगे। अब क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स मार्क्ड बाय द कंटूर्स, यानी कंटूर के थ्रू आपको लैंड फॉर्म्स जान लेने हैं। तो आप ये जान लो कि जो कंटूर की लाइन इसमें बनी होती है ना, ये किसी एक लैंड फॉर्म को डिनोट कर देती हैं। अब ये कैसे डिनोट करती है ये चीज़ें आप जानो। तो ये कंटूर्स जो है ना, उनको प्रोजेक्ट करके आप लैंड फॉर्म बनाओ, और फिर आप जान जाओगे कि आखिर ये कैसा लैंड फॉर्म है, जिसमें आपको स्टीप स्लोप देखना है, जेंटल स्लोप देखना है, हिल, वैली, ये सब चीज़ें देखना है। तो देखो ये कैसे जान पाओगे? ये आप ऐसे जान पाओगे जैसे मान लो हमारे पास में कंटूर्स हैं। अब पहले देखो इसका मतलब जानो, जैसे स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, इसका मतलब क्या होता है? स्टीप स्लोप मतलब होता है काफ़ी तेज स्लोप हो, काफ़ी तेज ढाल हो तो कहेंगे स्टीप स्लोप। नॉर्मल स्लोप हो तो कहेंगे जेंटल स्लोप। और सिलेबस में क्या है? हाँ, दो तरीके के स्लोप हैं। ठीक है, हिल आप पहचानते ही हो, माउंटेन का एक छोटा फॉर्म जो कि साइज में कोनिकल हो तो उसको हिल बोलते हैं। और फिर रिज है, रिज बिल्कुल एक तीखी हाइट ऊपर की तरफ होती है, उसको रिज कहते हैं। और वैसे अगर उलट के यानी गहराई हो तो उसको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टीप स्लोप कब बनेगा और जेंटल स्लोप कब बनेगा? अगर कंटूर्स की लाइन काफ़ी क्लोज हैं। ठीक है, कंटूर्स की लाइन क्या है? काफ़ी क्लोज हैं। मान लो ये कंटूर की लाइन है, ठीक है, इनकी हम वैल्यू रख देते हैं। ये आपकी 100 हो गई, ये 200 हो गई, ये 300 है, 400 है मान लो, और एक खींच लेते हैं 500 है। ठीक है, ये जितना क्लोज होंगी स्लोप उतना स्टीप होगा, ये जितना फर्दर होंगी स्लोप उतना जेंटल होगा। कैसे? तो देखो मान लो अब ये बना, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस सेक्शन खींच देंगे।
एक हमने क्रॉस सेक्शन खींच दिया, इसका नेम हमने ए लिख दिया, इसका नेम हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ये एक क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम एक ऐसे बॉक्स जैसा बना लेते हैं, ठीक है। एक हमने बॉक्स जैसा बना लिया जहाँ पे ये लाइन है, ठीक है। चलो ये लाइन आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे एक लाइन और कर देते हैं, इसको 600 कर देते हैं। ये सारी कंटूर की लाइन है, ब्राउन कलर की मार्कर नहीं है, वरना ब्राउन कलर से ही खींचते। इसको काफ़ी मज़ेदार तरीके से समझते रहो। अब यहाँ पे हम नीचे से क्या करेंगे, अपना एक रेशियो लेंगे। जैसे मान लो हमने ये 0 है और 1 सेंटीमीटर की हाइट पे हमने यहाँ पे 100 लिख दिया, 200, यानी एक हमने यहाँ पे एक रेशियो बना लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर्स। ये हमने रेशियो मान लिया, तो सेंटीमीटर से यहाँ पे हमने लगाया तो 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ये आप चाहो तो इधर भी वही लिख सकते हो, या लाइन आप सीधे ऐसे इसको यहाँ पे खींच सकते हो, जैसे हम इसको खींच दे रहे हैं। बहुत स्ट्रेट नहीं जाएगी, बस आपको हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप नंबर इधर भी लिख सकते हो, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें, वरना आप कहोगे कि सर एक चीज़ बताने में इतना लंबा वीडियो बना दिए। मार्कर फिल कर लें। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें ये करना है कि जो 100 यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस सेक्शन से पॉइंट काट रहा है, इसको हम ऐसे ला करके और ये लाइन हम 100 तक लाएंगे, यहाँ तक। 200 वाली कहाँ तक लाएंगे, 200 तक। 300 वाली कहाँ तक लाएंगे, 300 तक। 400 वाली 400 तक। 5 वाली 500 तक। 6 वाली 600 तक। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे 0 से स्टार्ट करेंगे और ये लाइन ऐसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, अब आप चाहो तो ये पार्ट आप डार्क कर लो, ठीक है। और यही वो लैंडफॉर्म है जो इन कंटूर्स के सहारे बन रहा है। अब आप अगर इसको थोड़ा विजुलाइज करो तो आपको दिखेगा कि इसी का प्रोजेक्शन है ये इस पे। यानी अगर आप 2-4 बार इसको आप ऐसे बना लोगे तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप कंटूर्स देखोगे और जान जाओगे कि ये क्या बनने वाला है, यानी ये किस लैंडफॉर्म के कंटूर्स हैं। तो आप देखोगे कि ये एक लैंडफॉर्म बन गया। और ये कौन सी स्लोप है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा जेंटल स्लोप है, ठीक है। कैसी स्लोप है, जेंटल स्लोप है, बहुत तेज ढाल नहीं है, ठीक है। या हाँ जेंटल ही कह लो। अब देखो अगर ये खूब क्लोज में होती, अगर ये क्या होती, खूब क्लोज में होती, तब क्या होता, तब ये पॉइंट काफ़ी क्लोज पे लगते। और जब ये पॉइंट मान लो काफ़ी क्लोज पे लगे, जैसे ये यहाँ पे लगा, यहाँ पे, फिर अगला यहाँ पे, अगला यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ऐसे होता, तो ये स्टीप स्लोप होता, ठीक है। ये आप होमवर्क में करना, यानी आप कंटूर से जो बनाए हो इसको आप और क्लोज बनाना। कंटूर्स की चाहे नंबर्स बढ़ा देना, यानी हमने यहाँ पे 6 कंटूर्स की लाइन ली, आप 7, 8, 10 ले लेना और जगह इतनी ही रखना। फिर देखना ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टीप स्लोप हो जाएगा, यानी तेज ढाल हो जाएगी। तो आपके माइंड में एक चीज़ आया, अगर कंटूर्स क्लोजर हैं तो स्टीप स्लोप बनेगा, अगर कंटूर्स वाइडर हैं तो क्या बनेगा, जेंटल स्लोप बनेगा, ठीक है। अब वही चीज़ है कि अगर मान लो कंटूर्स कुछ ऐसे हो जाएं, जैसे यहाँ पे दो कंटूर्स का पेयर जैसा बन जाए, क्या हो जाए, कंटूर्स का पेयर जैसा बन जाए, ठीक है। तब क्या होगा, तो कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म जो बनेगा, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, तो पेयर जैसा बनेगा तो क्या होगा, तो वो ऐसे होगा। मान लो जितनी बार पेयर्स होंगे उतनी बार ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे में तो इसको भी कहेंगे स्टेप्ड स्लोप, एक जैसा है तो यूनिफॉर्म स्लोप, ठीक है। और जिस तरीके से स्लोप बनेंगे उस तरीके से चीज़ें, मतलब जैसे कंटूर्स होंगे उसका प्रोजेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको 2 स्लोप पता चल गए, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप। अब अगला क्या हमें देखना था कि हिल्स कैसे बनती है, हिल्स का कंटूर क्या है, वैली का क्या है,
ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। तो जैसे आपके पास टोपोग्राफी में या टोपो सीट में आपके पास ये कंटूर्स होती हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कंटूर्स हैं, ठीक है, कंटूर्स हैं ऐसे ऐसे। उसमें क्या किया था हमने, एक ही साइड का ले लिया था, मतलब इतना ही ले लिया था खाली, ठीक है। पूरा हमने सर्कुलर वाला नहीं लिया था, अभी स्लोप बता रहे थे, क्योंकि स्लोप ही केवल देखना था, तो एक साइड का हमने लिया था। ओवरऑल ऐसे सर्कुलर होंगी ना, तो मान लो ये हमने ले लिया, दिख रहा है ना। अब मान लो हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो हिल में क्या होता है, हिल की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर मान लो कंटूर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1000 मीटर, 2000, 3000, कंटूर इंटरवल बहुत ज़्यादा का है, तो आप समझ जाओ कि कोई माउंटेन रीजन है वहाँ पे। अगर कंटूर की वैल्यू कम है, मान लो 50 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, तो जान लो जनरल प्लेन जैसा होगा, थोड़ा प्लेन ऊंचा नीचा होगा। 100, 200, 300 में तो हिल्स वाला रीजन होगा। बिल्कुल प्लेन रीजन हो तो वहाँ कंटूर्स आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसे होता है। तो मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये लाइन 100 मीटर की है, ये 200 है, ये 300 की लाइन है, ये 400 की लाइन है, ठीक है। अब हम सीधा सा क्या करेंगे, यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे, और क्रॉस सेक्शन निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, वही लाइन बना लेंगे ऐसे बॉक्स जैसा, ठीक है। हमने एक बॉक्स बना लिया, दिख रहा है, हाँ, बॉक्स बना लिया। और फिर वही चीज़ हम करेंगे, ये 100 हो गया हमारा, 200, 300, 400। ये आपको करना नहीं है, बस हम आपको ही विजुलाइज करवाए दे रहे हैं। ये सब एक दो बार देख लोगे तो आप कंटूर देख करके तुरंत बता ही दोगे कि आखिर वो क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, लाइन खींच दिए इसकी। अब देखो ये 100 वाला है, तो 100 वाला कहाँ तक आएगा, 100 तक आएगा। 100 की ये भी है, तो ये भी कहाँ तक आएगी, 100 तक। 200 का है, 200 तक आएगा। ये 300 का है, तो 300 तक आएगा। ये 400 का है, तो कहाँ तक आएगा, 400 तक आएगा। बस अब हम इसको क्या करना है, हमें मिला देना है। तो हम यहाँ से ऐसे इसको शुरू करते हैं, यहाँ तक लेकर के आते हैं, इसको भी यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ तक लेकर के आए। जितना ये ऊपर ऐसा पार्ट घुमा हुआ है, ऐसे इसको ला करके ये यहाँ से आएगा, इसको यहाँ से ऐसे ला करके और उतना यहाँ से घुमा देंगे। अब इसको तुम चाहो तो इसको कलर कर दो, ये वाला पोर्शन, ये, और देखो ये क्या बन गया, ये आपकी हिल बन गई कि नहीं बन गई। इसी को तो हमने प्रोजेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो ये हिल बन गई, ठीक। यानी जब आपके पास, हमारे पास क्या थी, केवल कंटूर्स थी। तो यानी आपके पास जब कंटूर्स हैं तो आप उनको प्रोजेक्ट करके और आप बता सकते हो कि जो वहाँ पे लैंड फॉर्म्स हैं वो कौन से हैं। अब जैसे आपके सिलेबस में और कौन से बचे, वैली। अब वैली में क्या होगा, वैली में ये चीज़ें उलट जाएंगी तो बात गहराई में चली जाएगी, तब ये ऊपर की तरफ नहीं बन करके नीचे की तरफ बनेगा। जैसे क्या होता है यहाँ पे, ये 400, ये 400 होता, ये 300, ये 200 और ये 100 होता, तो सीधी सी बात है ये कैसे बनता, ये ऐसे बनता, यही तो होता। आप खुद करके देख लेना, जैसे कुछ आप भी तो होमवर्क करोगे ना कि सारा हमारे भरोसे छोड़ दोगे, ऐसा तो करोगे नहीं। तो आप यही करना। अब ये इसको आप 100 मानना, ठीक है, ये 100, ये 2, 3, 4। अब देखना ये बिल्कुल उलट के बनेगा और ये हिल बन जाएगी, ठीक है। अब बाकी जो आपके लैंडफॉर्म्स और कंटूर्स है वो हम देखो इधर साइड इमेज में लगाए दे रहे हैं, और होमवर्क करके आप बना करके देख लो एक बार। एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, ठीक है। वैसे भी पूछने में आपसे ज़्यादा लैंडफॉर्म पूछे नहीं जाते हैं कि किस तरीके का लैंडफॉर्म बनेगा, ठीक है। ये हम आपको बताए दे रहे हैं, हालांकि आप अभी इसको पढ़ो, अभी जानो। पेपर टाइम के लिए क्या जरूरी है ये हम वहाँ पे बता देंगे। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ बताएंगे नहीं कि आपको, अभी हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ें बताएंगे। जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपकी बुक में है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बुक में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि ना पूछी जाती है ना सिलेबस में, तो वो हम आपको ऐसे भी नहीं बताने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ जो बता रहे हैं वो आपको छोड़ना मत, वो आप पूरा आप देखो, पूरा पढ़ो और जानो समझो, ठीक है। तो हम इधर ये इमेज अभी जो लगा दिए हैं उसको आप क्या करना, होमवर्क में करके और देख लेना किस तरीके से कंटूर्स की हेल्प से आप लैंडफॉर्म को क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। अब इसमें और क्या बचा, इसमें बचा ट्रायंगुलेटेड हाइट।
तो जो आप टोपोग्राफिकल मैप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, देख लो कि कोई एक ट्राइंगल बना हुआ है और वहाँ पे कोई एक डिजिट लिखी हुई है ऐसे, तो ये वो ट्राइंगुलेटेड हाइट है। जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जैसे आप हाइट पता करते हो किसी भी चीज़ की, तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हाइट पता करी गई है, इसलिए वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट है। अगला आपका स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट ऐसे होता है, डॉट होगा एक और वहाँ पे कुछ लिखा होगा, ये स्पॉट हाइट है। ठीक है, आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे। ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्पॉट की उस प्लेस की हाइट होती है। ठीक है, ये सब आपको क्या बताएंगे, ये सब चीज़ों से आप हाइट जानोगे और स्लोप भी जानोगे कि स्लोप किधर को है। ठीक है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे 219 लिखा है, यहाँ पे 480 लिखा है, यहाँ पे 330 लिखा हुआ है, तो आप जान जाओगे कि उस टोपोग्राफी का, यानी जहाँ की वो टोपोग्राफी वहाँ का स्लोप इस साइड को है, यानी अगर प्लेन एरिया भी है तो भी इधर की तरफ उसका स्लोप है। और इन्हीं सब चीज़ों से आप ये जानोगे कि रिवर किधर को फ्लो कर रही है। भाई मान लो यहाँ पे एक रिवर बनी हुई है, अब पेपर खड़ा तो होता नहीं, पेपर तो प्लेन होता है ना, उस पर ऐसे बना हुआ है। अब बताओ ये रिवर इधर को बह रही है कि इधर को बह रही है, तो आप ऐसे जानोगे कि भाई अगर ये 219 है, 330 है, 480 है, तो स्लोप इधर की तरफ है ना, भाई इधर ज़्यादा ऊंचा है, उससे कम ऊंचा, उससे कम ऊंचा, इसका मतलब रिवर इधर को बह रही है। ऐसे ही तो करोगे। तो ये स्पॉट हाइट हो गया, ट्रायंगुलेट हाइट हो गई। इसके बाद क्या है आपका बेंचमार्क और रिलेटिव हाइट और डेप्थ। बेंचमार्क जो है वो कैसे होता है, आप देखो BM लिखा होता है और वहां पे कोई एक हाइट लिखी होती है, ये बेंचमार्क है। ये उस पर्टिकुलर प्लेस की सी लेवल से हाइट होती है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक बेंचमार्क होता है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो वहां का बेंचमार्क पता करके आप कमेंट बॉक्स में बताओ, गूगल करोगे भी मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन वगैरह जाओगे तो वहाँ भी लिखा मिलता है। ठीक है, कि बेंचमार्क यहाँ का कितना है। और इसके बाद फिर आपका रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट ऐसे लिखा होता है जैसे 20R। अब इसका मतलब रिलेटिव हाइट है कि रिलेटिव डेप्थ है, दोनों है। अब जानोगे कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे एक वेल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक वेल बना हुआ है, कुआं, और यहाँ पे 20R लिखा हुआ है। इसका मतलब कुएं की हाइट तो होती नहीं है, कुएं की होती है डेप्थ, तो यानी इसकी डेप्थ कुएं की कितना है, 20 मीटर्स। ठीक है, अगर मान लो कोई रिवर है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5R, इसका मतलब रिवर बैंक जो है वो रिवर के बॉटम से 5 मीटर ऊंची है। रिवर बैंक जो है वो 5 मीटर ऊंचा है। इसका आर्गुमेंट है, कोई मान लो डैम बना हुआ है, सॉरी कोई डैम बना हुआ है, डैम पे लिखा हुआ है 20R, इसका मतलब होता है डैम की हाइट कितना है, 20 मीटर से। तो जो R कैपिटल स्मॉल लेटर में जो R लिखा होगा और एक नंबर लिखी होगी, वो क्या होगी, रिलेटिव हाइट और डेप्थ। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन B। ठीक है बेटा, इतना जरूर करना कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो इतना जरूर ध्यान रखना कि कौन लोग देख रहे हो ये हमें नहीं पता है, लेकिन अगर मान लो ये आपके स्कूल में आप पहले हो जिसके पास ये हमारी वीडियो पहुंच रही है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपकी क्लास का हर बच्चा मेरे चैनल तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो चैनल शेयर करना, ये स्टेटस पे लगा दो, ये सब करो, अच्छा है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा है सेक्शन C, जिसमें क्या दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर टिंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर टिंट्स एंड कन्वेंशनल सिंबल्स used on a topographical survey of इंडिया मैप। यानी इसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, उनका क्या मतलब है, और जो इसमें कन्वेंशनल साइंस यूज हुए हैं, सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल यूज हुए हैं, उनका क्या मतलब है। ठीक है, C वाले पार्ट में ये जानना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, कलर पे बात करेंगे। तो आप कलर के लिए देखो, पहले इसमें आपको कौन कौन से कलर मिलेंगे। ठीक है, आपको टोपोग्राफिकल मैप पे कौन कौन से कलर मिलेंगे। तो पहला कलर आपको मिलेगा ब्लैक। ठीक है,
यानी इसमें जो ब्लैक कलर मिलेगा, तो ब्लैक कलर में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो जो भी यहाँ पे नेम लिखे होंगे वो नेम सारे किस कलर में होंगे, ब्लैक कलर में होंगे। अगर कहीं उसमें से मान लो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड की लाइन निकलती है तो वो किस कलर में होगी, वो भी आपके ब्लैक कलर में होगी। इसके बाद में कोई भी हाइट और उसका नंबर यानी हाइट एंड देयर नंबर, ये भी किस कलर में लिखा होगा, ब्लैक कलर में। कहने मतलब मान लो स्पॉट हाइट 219 लिखा हुआ है, ये आपको ब्लैक कलर में ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो हाइट एंड देयर नंबर। देन आपकी जो ड्राई स्ट्रीम्स होंगी, ड्राई स्ट्रीम्स ये आपकी ब्लैक कलर में होंगी। अगर उनमें पानी है तो वो ब्लू कलर की होंगी, ठीक है। तो ड्राई स्ट्रीम्स किस कलर की होंगी, ब्लैक कलर की होंगी। ड्राई टैंक ये भी आपका किस कलर में होगा, ब्लैक कलर में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वेट ट्री होगा, सर्वेट ट्री, ऐसे ट्री बना होगा और वहां पे कोई एक नंबर लिखी होगी, ठीक है। ये सर्वे करने वाले इस ट्री का यूज करे होंगे। तो सर्वे ट्री और उसकी नंबर जो है वो भी किस में होगी, ब्लैक कलर में होगी। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन जो है वो भी ब्लैक कलर में होगी, ब्लैक कलर में ऐसे 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 ये रेलवे लाइन होगी ब्लैक कलर में। इसके अलावा जो टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन होगी आपकी, टेलीफोन या टेलीग्राफ लाइन जो कि ऐसे ऐसे होगी, ये भी किस कलर में होगी, ब्लैक कलर में होगी। नंबर का इंपॉर्टेंस है वो जाने रहना। अगर ऐसे ही लाइन अगर ये रेड कलर में है डॉट डॉट, ठीक है, तो वो फुटपाथ है, ये जाने रहना। सेम केवल कलर का है, अगर मान लो ब्लैक कलर में है तो टेलीफोन या टेलीग्राफ लाइन है, और लेकिन अगर वही रेड में है तो वो आपकी फुटपाथ की लाइन है, ठीक। तो कलर का इसलिए आपको वैल्यू जानना है। तो इतना किस कलर में है आपका, ब्लैक कलर में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो या नोट करते रहो, मैं तो कहता हूँ कॉपी कलम लेके बैठो, नोट करो, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हुए, प्लेस हमारे पास कम, हम यहाँ पे दूसरा कलर लिखते हैं। अगला कलर हमारा है ब्लू। नहीं, ब्लू कलर में क्या क्या होगा, तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो किस में होंगी, ब्लू कलर में। अब अगर मान लो वेल है जिसमें कि पानी है, रिवर है जिसमें पानी है, तो वो सब किस में होंगी, ब्लू कलर में होंगी। अगला कलर हमारा है ग्रीन। ग्रीन कलर की मार्कर है, उसको हम ग्रीन से ही लिख देते हैं, ठीक है। अगला क्या कलर है, ग्रीन। ग्रीन कलर में हमको क्या, जो वेजिटेशन है वो ग्रीन कलर में मिलेगी। जहां भी ग्रीन पैचेज हैं वो सब क्या होंगे, वो फॉरेस्ट या जंगल वाले रीजन होंगे। साफ साफ लिखा होगा वहां पे जंगल या फॉरेस्ट। ये चीज आपको दो तरीके से लिखी मिल सकती है। कहीं पे आपको ओपन जंगल लिखा मिलेगा और कहीं आपको डेंस जंगल या डेंस फॉरेस्ट लिखा मिलेगा। ये चीजें इस पर होंगी। अगर मान लो लाइट ग्रीन है तो वो ओपन जंगल है, मतलब वहां पे डेंस जंगल नहीं है। और अगर डेंस फॉरेस्ट लिखा हुआ है मतलब वो वहां पे खूब घने जो वेजिटेशन, वहां पे खूब डेंस वेजिटेशन पाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन कलर है। देन आपको मिलेगा मैप पे येलो कलर। कौन सा कलर, येलो कलर। तो जहां जहां पर भी येलो कलर है यानी येलो का पेंट जैसा होगा पूरा, ठीक है। तो येलो कलर जहां पे होगा वहां पे आप जान लो कि वो कल्टीवेबल लैंड है। क्या है, कल्टीवेबल लैंड। इससे आप ऑक्यूपेशन बताओगे ना कि वहां का क्या ऑक्यूपेशन है, ये सब कलर देख करके आप बताओगे कि वहां का ऑक्यूपेशन क्या है। तो येलो कलर कल्टीवेबल लैंड है, ठीक है। तो वहां पे लोग खेती करते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा। व्हाइट कलर जहां पे व्हाइट कलर बिल्कुल मिलेगा वो आपको दिखाएगा अनकल्टीवेबल लैंड। अनकल्टीवेबल लैंड यानी वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होती है। अगर वहां पे आपको माइंस वगैरह मिलेंगी तो आप ये जान लो कि वहां पे माइनिंग वगैरह होती है। बट अगर ये व्हाइट कलर है तो फिर वहां पे कल्टीवेशन तो नहीं ही होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका है मिलेगा रेड कलर। अब रेड कलर में आपको क्या क्या मिलेंगे, रेड कलर में आपको सेटलमेंट मिलेंगे यानी जो घर बने होंगे, बस्तियां होंगी। जो रोड होंगी, चाहे वो मेटल रोड हो चाहे नॉन अनमेटल रोड हो, कच्ची सड़क या पक्की सड़क, वो भी आपको किस कलर में मिलेंगी, रेड कलर में। जो आपकी ईस्टिंग और नॉर्दिंग की लाइन है, ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग, उन लाइन का कलर क्या है, वो भी
रेड कलर में है। तो कौन कौन से कलर हो गए, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, और आपका बचेगा ब्राउन कलर। कौन सा कलर, ब्राउन। ब्राउन कलर में आपको मिलेंगी सैंड ड्यून्स। क्या होगा, ऐसे खूब डाट 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 खूब ज्यादा डेंस ऐसे खूब होगा, वो क्या होगा, सैंड ड्यून होगा। और सैंड ड्यून के अलावा आपको और क्या मिलेगा, कंटूर लाइन, अभी आपने पढ़ा था ना, तो कंटूर लाइन। और इसके अलावा फॉर्म लाइन भी एक चीज होती है। फॉर्म लाइन हम बताए भी दे रहे हैं क्या होती है, जैसे जो कंटूर की लाइन होती है, ऐसे ऐसे कंटूर लाइन होती है, तो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट होता है वहां पे कंटूर लाइन ऐसे ब्रेक जैसे होती है, मतलब वो रेगुलर नहीं होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म लाइन कहते हैं। ये किसी भी चीज का पीक पॉइंट दिखाती है, ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो दिखाती है। ये न्यूमेरिकल नहीं होती, यानी ये चीज नहीं बताएगी कितनी हाइट वहां पे, वो तो कंटूर ही बताएंगे, ये हाइट आपको नहीं बताएगी। हाँ, ये जरूर बता देगी कि ये हाईएस्ट पोर्शन है उस प्लेस का, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, कलर हो गया, ठीक है। अब कलर जो है, कलर से आप ऑक्यूपेशन कैसे बताओगे, तो वही चीज है, जैसे मान लो येलो कलर है तो कल्टीवेबल लैंड है। अब अगर मान लो वहां पे कुछ आपको वाटर बॉडीज भी मिल जाएं तो इसका मतलब है कि वहां पे एग्रीकल्चर होती है। अगर मान लो ग्रीन कलर है तो वहां पे वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, इसका मतलब वहां पे लोग कैटल रियरिंग करते होंगे, जानवर चराते होंगे, ठीक है। फॉरेस्ट गैदरिंग यानी लकड़ियाँ इकट्ठा करते होंगे, हनी वगैरह, वैक्स वगैरह गैदरिंग करना, यानी जिसको लंबरिंग कह सकते हैं, ये सारे काम वहाँ पे करते होंगे, राइट। मान लो ब्लू है यानी वाटर बॉडीज है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फिशिंग वगैरह करते हों, ठीक है। रेड कलर है, रेड कलर तो इसमें सेटलमेंट वगैरह, रोड वगैरह है, मान लो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो लोग वहाँ पे बिजनेस वगैरह करते होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है। तो ये रेड कलर से आप चीज़ें जानोगे। व्हाइट जो अनकल्टिवेबल लैंड है, अगर यहाँ पे माइंस वगैरह बनी है तो इसका मतलब लोग माइनिंग वगैरह करते हैं। तो क्या आप ऑक्यूपेशन लोगों का बता लोगे कि नहीं बता लोगे, तो यहाँ से आप ऑक्यूपेशन बता लोगे। और गिव रीजन पूछा था कैसे जान गए, तो आप बताओगे क्योंकि वहाँ पे येलो पैचेस हैं तो इसलिए, और वाटर बॉडीज भी पाई जा रही हैं, इसलिए हम जान गए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। देखो मज़ेदार तरीके से आपने ऑक्यूपेशन जान लिए। ये कन्वेंशनल सिंबल्स हम लोग इस तरीके से जान लिए। We learn to interpret the topographical map with the help of conventional signs and symbols. So in this video, we will learn about conventional signs and symbols. First, there is a roads and railways symbols. If there is a parallel red color line, it is called the metal road. Metal road also called Pakka road. This is the mean of transport. If there is a this type symbol, here is a parallel red color road and here is written 8. This is milestone. This symbol is milestone. Next is unmetalled road. If the parallel lines are broken, this is called unmetalled road. Its another name is Kacha road. If there is a single broken line, it is called pike track, and if the line is zigzag, this is called the car track. Pike track used by the man, it's a single lane road, and car track is used by the bullock cart or horse cart, etc. Dotted red color line is called footpath. Man used to travel on it on foot. If there is the black color symbols like this is called the railway line, and on the railway line this symbol is railway station. Now water bodies. If the blue color single line called stream is the small river, okay. If this is in black color, okay, this is black color, this is blue color. If this is in the black color, this is called seasonal or non-perennial stream. What non-perennial stream or seasonal stream show? It is show that the region is arid and there is a seasonal rainfall. Look students, in the examination the question is asked that what is the rainfall of the given area, give the reason to support your answer, or what is the climate of the given area, give the reason to support your answer. It means
you have to first identify the climate or the rainfall of that region. And how did you identify that? You have to give that reason. If there is a blue color double line, is called river. Okay, this symbol is tidal river. Tidal river is called when the river merges into the sea or oceans. There its mouth is tidal. Okay, tide it is related with tides. Relative height, this is the relative height symbol. Here is written 3r. It means r means relative height, 3 means 3 meters. Totally it means that it is river. So here is written 3r. It means the river bank is 3 meter high. Or the relative height between the bottom of the river to the river bank is 3 meter. Embankment is the kind of dam. Okay, the small size of dam, it is used to store the water. It is called embankment. This is riverbed. Where is riverbed found? It is found in semi-arid regions with seasonal rainfall. Means if there is a riverbed is found, it means that there is a semi-arid climate and there is a seasonal rainfall. The broken ground. This symbol is a broken ground. Broken ground is caused by the weathering due to alternate wet and dry periods followed by flash flood. Means if there is a continue wet and dry periods, there is a rainfall, and after that there is a long dry season, after that again rainfall, then there is a broken ground develops. Canal. Here is a black color line and here is a written canal. If there is a canal, it is written above it. Tank. This is the blue color. This shows the perennial tank, means it has the water all the time. Dry tank, it is the seasonal water filling. Dry tank with embankment. Here is this comb-like structure shows that this is embankment on the tank. Well, this is the perennial well or pakka well. Okay, and this is non-perennial well which is hollow inside it. It is non-perennial well or kacha well. Tube well is a triangular shape. Dam is comb-like structure. And now it's vegetation and forest. Grasses are shown in this type, green colored. What the grasses indicates? It indicates scanty rainfall. Open scrub. Here is a open scrub written in the topographical maps. It indicates the semi-arid, semi-desert region. Bamboos, the symbol is like this. Found where rainfall is scanty. Deciduous forest like this. The Indian main vegetation is deciduous forest. Scattered vegetation. Scattered means dispersed vegetation. The main vegetation of India is like this. Dense forest. If there is a heavy rainfall, there develops the dense forest. Dense forest is written on the topographical maps. Open jungle. Open jungle is also written like this. It indicates the moderate rainfall. So heavy rainfall is indicated by the dense forest. Moderate rainfall is by the open jungle. Okay, and scanty rainfall is presented by the grasses or bamboos. This is the tree and here is the number written. This is called the prominent survey trees used by the surveyors. RF represents reserved forest and PF represents protected forest. This is fire line. Black color parallels broken line or fire lines. If there is a red in color, what is that? That is unmetalled road, but it is black in color, it is fire line. Monuments and buildings. In your syllabus, these two are important only, so I am telling only these two. Temple is present. Temple sign is like this, and dispensary is like this. The conventional sign of dispensary and the settlement are like same.
some more conventional signs. Contours are brown color circular lines. I have told you in the previous video. If you not seen that video, click on the I button of this video and watch that. Stony waste, it is written in the stony waste. The place that is rocky, there are pebbles and totally those are the wasteland. There is written the stony waste. Sand dunes, brown color dotted lines show the sand dunes. They show the arid area or dry regions. Limekiln and brickkiln. Limekiln where the limestones are baked, brickkiln where the bricks are baked. TO means telegraph office, PO means post office, PS means police station. So these conventional signs are two types, natural and man-made. So I think you know that which are the man-made and which are the natural. अब हमारा अगला जो इसमें पॉइंट है वो है डी सेक्शन, जिसमें हमारा है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्केल on given map, और इसी में है मेजरिंग डिस्टेंस, एंड कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग the scale given therein. देखो अब सबसे पहले ये जान लो कि ये जो स्केल होती है, ठीक है, मैप जो होते हैं वो स्केल पर ही बने होते हैं। बिना स्केल का, जिसको आप मैप कहते हो, मैप नहीं होता है, वो स्केच होता है। SKETCH स्केच होता है। मैप हमेशा स्केल पर होते हैं, तभी वो मैप होते हैं। उसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी एक मैप बना हुआ है जो अप टू दी स्केल है, उसमें उसका एक रेशियो होता है, और वो रेशियो ये होता है कि मैप की जो एक डिफरेंट मेजरमेंट है, ठीक है, वो ग्राउंड के इतने डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। जैसे मान लो मैप का हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि मैप पर किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल ग्राउंड पे उसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी किसी भी प्लेस का मैप ले लो और उस मैप पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उस रेशियो पर जैसे ले जाके सेट करोगे वो एक्चुअल डिस्टेंस ही होगी, ठीक है। जैसे मान लो दो गांव हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, मैप का रेशियो यही है, और हमने मेजर करा और देखा कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर की है, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो वास्तव में होगी वो 2 × 10 यानी 20 किलोमीटर की ही होगी। ये स्केल होती है, ठीक है। तो स्केल अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कहोगे स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस गिवन ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। यानी मैप पर जो डिस्टेंस है उसका एक्चुअल ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है उसका एक रेशियो होता है। अब जो स्केल होती है ये 3 टाइप की होती है, या कह सकते हो स्केल को हम 3 तरीके से कह सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका है स्टेटमेंट का मतलब केवल हमने बातों से कह दिया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर है, ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा हमारा है लीनियर मेथड। क्या है? लीनियर मेथड। तो जो आपके टोपोशीट पे नीचे जो ये स्केल बनी हुई है ना, ये लीनियर स्केल ही बनी हुई है, ठीक। अब हम पहले हम आपके जो मैप का जो स्केल है यानी जो आपका पक्का यही है, मतलब उसमें वेरिएबल नहीं होना है, ठीक है, वही है, वो हम बता देते हैं। आपके जो मैप का स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ½ किलोमीटर, ठीक है। चूंकि ये लार्ज स्केल मैप है यानी एक छोटे से एरिया को काफ़ी बड़े में दिखाना है,
ठीक है। तो इसके लिए ये इसमें जो है ये आपकी स्केल होगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर। इसका मतलब होगा कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। यानी आपके इस मैप पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैप पर अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब एक्चुअल ग्राउंड पे वो कितना है, 1 किलोमीटर। ये आपके इस टोपोशीट का यही स्केल है, ठीक है। तो लीनियर मेथड में तो स्टेटमेंट में हमने ये चीज़ कह दिया, ये स्टेटमेंट मेथड हो गया। लीनियर में हम क्या करेंगे, ऐसे ये स्केल बना देंगे। अब ये स्केल आप देखो, जो ये स्केल बनी हुई है हम यही स्केल यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये स्केल एक्चुअली ये स्केल जो बनाई गई एक्चुअली 8 सेंटीमीटर की बनाई गई है। कितने की, 8 सेंटीमीटर की। और इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8, ठीक है। अब एक्चुअली मैंने मेजर नहीं करा है, आप ये जान लो कि ये कितने की है, 8 सेंटीमीटर की बनाई गई है। और एक एक सेंटीमीटर पर ये मार्क लगा दिए गए हैं। यहाँ पे 0 लिख दिया गया, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7, और यहाँ पे हमने लिख दिया किलोमीटर्स। और इधर वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या किया, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा 2 4 6 8 10, और इधर हमने लिख दिया मीटर्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मीटर्स। अब आप एक चीज ध्यान दो, देखो एक्चुअली ये क्या है, ये जो लाइन है ये हमने एक्चुअली 8 की नहीं, ये 16 सेंटीमीटर की खींची थी। कितने की, 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप लाइन आप कॉपी पे वर्क करना तो खींच के देख लेना। और फिर हमने इसके कितने डिवीजन किए, 8। इसका मतलब एक डिवीजन ये जो है कितने का है, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, ठीक। और यहाँ पे लिखा क्या है, दूरी कितनी की लिखी है, 1 की, 1 से 2 के बीच में 1 की दूरी लिखी है, और इधर लिखा किलोमीटर्स। यानी एक्चुअल में यहाँ पे कितने का है, 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन वास्तव में ये दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की है। तो बस केवल लाइन खींच दी गई, यहाँ पे मुँह से कुछ नहीं कहा गया, एक लाइन खींच दी गई। और अगर आप इधर आओगे इस साइड में, तो इतनी जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे उसी 2 सेंटीमीटर को क्या किया गया है, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मीटर्स लिख दिया गया है। यानी यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगी वो मीटर में होगी, ठीक है। किस में होगी, मीटर में होगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे ये बात स्टेटमेंट में ना कह करके लाइन में कह दी गई। अब इसमें आप क्या करोगे, जब यहाँ पे आपको मेजर करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना। मान लो थ्रेड है आपके पास, धागा है, जिसमें आपने यहाँ से कोई डिस्टेंस ले लिया 2 पॉइंट के बीच की, और उसको इस स्केल पे लाके रखोगे, वो स्केल यहाँ पे जितने दूर पहुँचेगी, अगर इस सेक्शन में आ रहे तो उतने मीटर जितना इधर खिसकेगा, और इस सेक्शन में जितने पर आ रहे हैं उतने किलोमीटर की डिस्टेंस वो होगी। ये स्टेटमेंट मेथड है, ठीक है। और तीसरा मेथड जो होता है वो है आरएफ का। कौन सा मेथड है, आरएफ। अगर ये ऐसे अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप परेशान ना होना, इसको हम प्रैक्टिकली भी उस पर बता देंगे और लाइव सेशन में बताएंगे, ठीक है। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी रिप्रेजेंट करने वाला फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में भी हम यूनिट का यूज करते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अब मान लो जैसे किसी के यहाँ सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं चलता, माइल्स और इंचेज चलते हों। जैसे इंटरनेशनल यूनिट तो माइल्स और इंचेज है, वो किलोमीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, वो तो केवल इंडिया का है। तब क्या करोगे, उसको कैसे कॉमन करोगे। तो इसमें केवल एक रेशियो बता दिया जाता है। तो आपके टोपोशीट का जो रेशियो है वो है 1:50,000। क्या है, 1:50,000, या इसको 1/50,000। भाई वही चीज़ है, आप रेशियो पढ़ोगे इतना तो जानते हो कि ये वही चीज़ है। इसमें कोई यूनिट नहीं दी है कि सेंटीमीटर है, किलोमीटर, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर ये कोई चीज़ नहीं लिखी है। अब इसमें सीधी सी बात है, अगर आप इसको सेंटीमीटर मानो तो इसको भी सेंटीमीटर मान लो, इसको किलोमीटर मानो तो इसको भी किलोमीटर मान लो। रेशियो में यही होता है। इसको आप माइल्स में काउंट करो तो इसको भी माइल्स काउंट कर लो, इसको इंचेस कहो तो इसको भी इंचेस कह लो, बात बराबर, ठीक है। यानी मैप का अगर कोई एक हिस्सा है, एक यूनिट है,
तो वो ग्राउंड के 50,000 यूनिट के बराबर होगी। ये आपका मैप कहता है, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1:50,000, ये आपका मैप कहता है। ठीक है, अब मान लो हमने इसको सेंटीमीटर माना, तो 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर को 50,000 सेंटीमीटर, और अगर 1 लाख सेंटीमीटर हो जाए तो मतलब 1 किलोमीटर हो गया, यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब ये 50,000 सेंटीमीटर है, यानी कि हाफ किलोमीटर है। तो वही बात हो गई कि नहीं हो गई, ये कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों टाइप की आपकी स्केल हो गई। यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि आपका जो स्केल है, आपका जो मैप है, उसकी स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर, यानी मैप पर आप कहीं भी अगर 1 सेंटीमीटर मीजर करोगे तो वो एक्चुअल ग्राउंड पे आपके हाफ किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब फिर से अपने सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस में क्या था कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्केल ऑन गिवन मैप। तो हमने स्केल देख लिया क्या होता है, डेफिनेशन हमने देख ली, टाइप्स देख ली, तीनों टाइप्स, स्टेटमेंट, लीनियर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक, हम समझ भी गए कि वो क्या होता है। मैप पे प्रैक्टिकल भी जान लिया कि आपके मैप का क्या हिसाब है। ये अलग अलग हो सकता है, कोई मैप बनाए और उस पर वो क्या रेशियो रख दे, 1:1 लाख, तो उसका मतलब वहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ पे आपका 50,000 है, यानी हाफ ही है। ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर आपको फ्री तरीके से अगर आपको कहीं मेजर करना है, यानी आपके सिलेबस से मान लो आपका सिलेबस बदल दिया जाए, कहा जाए कि नहीं ये टोपोशीट नहीं आएगी, तो आप नीचे लाइन देखोगे और देखोगे उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, उसकी लीनियर स्केल उसकी क्या है, और आप तुरंत जान जाओगे कि हाँ इसका रेशियो जो इसका जो मेजरमेंट है वो 1 सेंटीमीटर को हाफ किलोमीटर ना हो रहे कुछ और है। ठीक है, आप ये जान जाओगे। अब यहाँ पे मेजरिंग डिस्टेंस एंड कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग द स्केल गिवन देयर इन, यानी अब इस स्केल का यूज करके आपको इसी टोपोशीट पे बताना है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, या कोई एक एरिया ये बता देंगे और कहा जाएगा कि उसका एरिया क्या है, मतलब जो कोई सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरिंग डिस्टेंस हम लोग देखते हैं। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस 2 तरीके से मेजर होती है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, 2 मेथड हैं जिनसे डिस्टेंस मेजर होती है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर बी दिया है। अब मान लो पॉइंट क्या, मान लो ये सेटलमेंट है, इनके मान लो कोई नाम है, यहाँ का इस गांव का नाम है, कोई एक मान लो नाम है। ठीक है, ए बी ये भी रखते हैं। ठीक है, वरना अभी हम उल्टा सीधा नाम बताएंगे आप लोग हंसने लगोगे, पढ़ाई के टाइम पे हंसी करोगे। अब आपसे कहा गया कि इनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस में यही चीज़ है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है वो आप मैप पे मेजर करोगे। मैप पे जितनी सेंटीमीटर आएगी उसका आप हाफ कर दोगे, क्योंकि आपकी मैप की स्केल, इसी मैप जो आप अपने इसकी बात कर रहे हैं इसमें वो क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर है ना। तो मान लो ये आपका 15 सेंटीमीटर आता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 7 किलोमीटर होगी। ये आप इसको हाफ कर दोगे, बात खत्म। ठीक है, ये आप अगर ये स्केल उठा के मेजर करोगे तो। वैसे ये सही तरीका नहीं है, आंसर आपका आएगा इससे भी, मतलब अगर प्रॉपर वे कोई पूछ ले कि प्रॉपर तरीका क्या है, तो प्रॉपर तरीका ये है कि आप एक वो लो प्रोटेक्टर क्या प्रोटेक्टर नहीं बोलते होंगे, जो प्रकार होता है। ठीक है, डिवाइडर, आप डिवाइडर लो, डिवाइडर से ऐसे ये डिस्टेंस उसमें ऐसे ले लो, और वो डिस्टेंस जो नीचे आपकी स्केल बनी हुई है, ठीक है, इस स्केल पे आप रखो और इस स्केल पे रख करके आप निकाल लो। अभी हम ये चीज़ बताए थे कि इस स्केल पे कैसे रख करके आपको बिना मेजरमेंट लिए, मतलब इससे बिना मेजर किए आप इससे कैसे एक्चुअल डिस्टेंस बता दोगे, इसको अभी हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। अब इनडायरेक्ट आप देखोगे पर जान जाओगे कि हम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है। इनडायरेक्ट में ये होता है, मान लो ए से बी के बीच एक रास्ता गया है, क्या गया है, एक रास्ता गया है, और वो रास्ता ऐसे होकर के आया है, और इस रास्ते का नाम है कार्ट ट्रैक। रेड कलर से अगर ये तिरछा रास्ता है, जो कि आपको अभी आप देखे ही हो,
तो ये क्या है, कार्ड ट्रैक है। आपसे कहा गया कि आप इनके बीच की डिस्टेंस एलॉन्ग द कार्ड ट्रैक पता करो। तो अब आप भाई प्रकार तो ऐसे घुमा नहीं सकते, ये स्केल तो मोड़ मोड़ के यहाँ पे रख नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, आप एक थ्रेड लोगे, यानी एक धागा लोगे, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे हमारे पास थ्रेड तो नहीं है, मान लो हम ये मान लो एज अ धागा यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे और इसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे मोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं। और मोड़ने के बाद में जो डिस्टेंस हमारे पास आई है ऐसे मुड़ी, अब इसको हम सीधा कर लिए, ठीक। अब बात वही हो गई ना, अब हमारे हाथ में सीधा डिस्टेंस है। अब हम चाहो तो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल है, आप इसको उस पर मेजर करके जितने सेंटीमीटर आए उसका हाफ कर लो, जो कि ये शॉर्टकट है। और प्रॉपर मेथड क्या है, वही कि जो टोपोशीट है उसके नीचे वाली मैप पे इसको ऐसे रखो, वो स्केल पे रखो और वहां से निकाल लो, जो कि ये अब आपको हम प्रैक्टिकली बताए दे रहे हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट डिस्टेंस से निकालना देख लेते हैं। जिससे मान लो अभी ये आपका धौलपुरा सेटलमेंट है और ये आपका मकावल है। अगर इसके बीच में हमसे कहा जाए डायरेक्ट डिस्टेंस बताइए, तो हमको बस ये जो प्लेस है और ये जो प्लेस है, ठीक है, इसके बीच की हमें सीधी डिस्टेंस ऐसे लेनी है, ठीक है, सीधी डिस्टेंस लेनी है। और हमने देखा कि ये डिस्टेंस ऐसे यहाँ पे आ रही है 12, और 12 आ रही है, 12 सेंटीमीटर आ रही है। और हमारा जो इसका जो स्केल है वो ये है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर का है। तो सीधी सी बात है 12 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कर लेंगे और आंसर क्या आएगा, 6 किलोमीटर, यानी एक्चुअल ग्राउंड पे इसके बीच की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, ठीक है। या हम इसको सीधे मेजर करने के लिए भी ये कर सकते हैं। थ्रेड के नाम पे हमारे पास ये है, तो हमने इसको क्या किया, एक एंड पॉइंट हमने यहाँ पे रख लिया। और चूंकि अभी हमें सीधी डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ये एंड पॉइंट यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। अब जहाँ पे वो था ये चीज़ हमने ले लिया। देखो यहाँ पे स्केल का कोई काम नहीं लगेगा, जो मैनुअल स्केल आपके पास है, इसके नीचे जो स्केल दी हुई इसी की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये इधर वाला पॉइंट ये 0 पे लेके आएंगे और इसको इधर की तरफ रखेंगे। हम देख रहे हैं 5 और 6 के बीच में, यहाँ पे देख रहे हो ना जहाँ मैं हाथ हिला रहा हूँ, 5 और 6 के बीच में ये डिस्टेंस आ रही है ना, 6 तक नहीं पहुंच रही। तब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने लेफ्ट साइड में इसको मूव करेंगे और इसको एग्जैक्ट 5 पे ले आएंगे। और हम इधर देखेंगे ये कितना बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे ये इधर 600 पे आ रहा है, ठीक है, 600 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस हमारी हुई 5 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी हुई इस स्केल के हिसाब से। अभी एक्चुअली मैंने जो स्केल से मेजर करा था तो 6 आई थी, ठीक है, और यहाँ पे 5.5 आ रही है। अब सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। एक्चुअली ये जो टोपोशीट है, ठीक है, ये फोटोकॉपी कराई गई है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो स्केल है, ठीक है, तो फोटोकॉपी कराने की वजह से इसकी स्केल डिस्टर्बेंस हुई है। आपको जो ओरिजिनल टोपोशीट मिलेगी उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक, तो इसलिए वो आपको एग्जैक्ट दिखेगी, राइट। जो है कम संसाधन में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कम रिसोर्सेज में आप चीज़ें समझ जाओ। आप एक्चुअल में अपनी बुक में करोगे या अपनी वर्क बुक में करोगे तो वो चीज़ें एग्जैक्टली आएंगी। आई होप समझदार बच्चे हो, आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए इनडायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो इनडायरेक्ट डिस्टेंस में आप क्या करोगे, उसमें ये होता है जैसे ये कार ट्रैक, जो ये वाली लाइन कार ट्रैक की है ना, जो तिरछी वाली लाइन है, आपसे कहा जाए एलॉन्ग दी कार ट्रैक, तो सीधी सी बात है, आप सीधी अगर स्केल रखोगे, सीधी स्केल रखोगे तो ये वाला कर्व कहाँ ले पाओगे, और स्केल तो कर्व के हिसाब से घुमा नहीं पाओगे, यानी किसी भी स्ट्रेट चीज के सहारे आप ये नहीं पता कर सकते। तो उसके लिए क्या करोगे, एंड पॉइंट आपने यहाँ पे रखा और फिर जैसे जैसे, ठीक है, हम यहाँ से ले लेते हैं, इस जगह से लेते हैं, ठीक है, इस जगह से ये वाला मेटल वाला पार्ट हटा देते हैं। तो यहाँ से हमने देखा, तो जैसे जैसे ये मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे हम इस थ्रेड को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इस थ्रेड को हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। और जब थ्रेड को हम मोड़ लेंगे, इसके बाद जब उठाएंगे तो फिर वही बात, वो स्ट्रेट हो गई। और मेजर कैसे करना है इस स्केल पे, वो फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रखना है 0 पे सबसे पहले यहाँ, ठीक है, 0 पे रखना है और इधर की तरफ देखना है। हम देख रहे हैं 6 से थोड़ा आगे जा रहा है, तो हम इसको इधर वाला पॉइंट 6 पे ले आएंगे और इधर देखेंगे कितना खिसक रहा है। तो हमने देखा कि ये खिसक के जा रहा है 2 पॉइंट पे, यानी 200 मीटर। तो ये क्या हुआ, 6 किलोमीटर एंड 200 मीटर, राइट। तो ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट डिस्टेंस, ओके। अब बात आती है एरिया कैलकुलेट करने की, कि इसी स्केल के सहारे हम किसी भी प्लेस की एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो आपकी टोपोशीट है, इसमें एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि जैसे मान लो
आपसे कहा जाए कि आप ये पूरी एरिया बताइए कितना है एक्चुअल ग्राउंड पे, ठीक, तो आप कहोगे भाई ये कितने ग्रिड हैं, 1 2 3 4, इसके बीच में कितने ग्रिड हैं, 4 ग्रिड है। और ये इसमें ये जो लाइन होती है ना, ये 2 सेंटीमीटर की एक लाइन होती है आपके इसमें, ये जो ग्रिड, ये जो एक एक ग्रिड है ये चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर के हैं, यानी एक्चुअल ग्राउंड पे कितने के हैं, 1 किलोमीटर के हैं एक्चुअल ग्राउंड पे, यही तो है। तो अगर 1 किलोमीटर यानी इनका एरिया कितना हुआ, 1 स्क्वायर किलोमीटर, एक ग्रिड का एरिया कितना हुआ, 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी आपके गिवन एरिया में जितने ग्रिड मिलेंगे उतने स्क्वायर किलोमीटर होगा। यहाँ पे 4 ग्रिड मिल रहे हैं तो इसका एरिया कितना हुआ, 4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। जैसे अगर हम आपसे मान लो कह दें, और इसके लिए आपको इवन मैप में देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन था जो अभी आपको पेपर दिखाए थे कि 16 to 19 आपकी ईस्टिंग है और 18 to 22 आपकी नॉर्दिंग है, तो उसका एरिया क्या हुआ, तो 16 से 19 के बीच में कितने, 3 स्क्वायर ये आए, और 18 से 22 के बीच में कितने आए, 4 स्क्वायर ये आए, यानी 3 × 4 कितना हुआ, 12, यानी कुल 12 स्क्वायर आए। और पर स्क्वायर का एरिया मतलब हर एक स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी 12 स्क्वायर जो आए तो उनका एरिया कितना है, 12 स्क्वायर किलोमीटर। इस स्केल के हिसाब से जो स्केल आपके टोपोशीट की है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमारा जो अगला पार्ट है वो है मार्किंग डायरेक्शन। मार्किंग डायरेक्शन बिटवीन different locations using 8 cardinal points। ठीक है, तो देखो 8 कार्डिनल पॉइंट आपके कौन कौन से हैं, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। अब ये बीच का ये क्या हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये क्या हुआ, ये साउथ ईस्ट हुआ, ये क्या हुआ, ये साउथ वेस्ट हुआ, ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ। यही आपकी 8 पॉइंट्स हैं, ठीक। अब सीधी सी बात है, जैसे मान लो कहा गया कि आपको बताना है यहाँ पे 2 पॉइंट बने, ये ए है और बी है। आपसे कहा गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, ये ऑफ और फ्रॉम ध्यान रखना, ऑफ ए फ्रॉम बी यानी ए के बी से, यानी ये डिस्टेंस क्या है। तो आप देखो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। कैसे जानोगे, देखो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और इस साइड में ईस्ट होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट। बस इतना ही करना है। जैसे अगर आप अपनी टोपोशीट पे देखोगे तो यहाँ पे मान लो 2 विलेज हैं, एक विलेज यहाँ पे आपका मकावल है सेटलमेंट, और एक मान लो आपका डोलपुरा है। आपसे हम कहें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मकावल फ्रॉम डोलपुरा, यानी डोलपुरा से मकावल की तरफ आपको देखना है। तो डोलपुरा से मकावल यानी इधर की डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस कौन सी है, साउथ वेस्ट की है, सॉरी डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट की है। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, इसमें इतनी सी चीज़ है। और अगर आप केवल इतना जानने हो तो आपके 1 या 2 नंबर इसके पक्के, ठीक। अगला वाला जो EF सेक्शन आप देख रहे हो जिसमें लिखा है आइडेंटिफाई साइट ऑफ प्रोमिनेंट विलेजेस आर टाउन्स, टाइप्स ऑफ लैंड यूज, लैंड कवर एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स गिवन एट द बॉटम ऑफ सीट। ये आप भी कन्वेंशनल सिंबल्स में ये चीज़ आप देख चुके हो, तो ये तो इसमें आपका कोई काम ही नहीं है। अगला आपका है G सेक्शन, जिसमें आपको ड्रेनेज पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न और रिवर का फ्लो किधर को है, यानी रिवर फ्लो, ये आपको जानने हैं, ठीक है। G सेक्शन में तो रिवर फ्लो देखो, हम जब आपको स्पॉट हाइट बता रहे थे तब आपसे मैंने कहा था कि आपको केवल इतना देखना है कि स्लोप किधर को है, ठीक है। वो स्पॉट हाइट के सारे देख लोगे। मान लो यहाँ पे 213 लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, यहाँ पे 189 लिखा हुआ है, और एक रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे रिवर है। तो रिवर किधर को बह रही है, सीधी सी बात है, वो रिवर इधर को बह रही है क्योंकि स्लोप इधर को है। बस इतनी सी चीज़। अब ये आपसे किस तरह पूछ सकते हैं, जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे बना एक टेम्पल। आपसे पूछेंगे टेम्पल रिवर के किस साइड में है, मतलब लेफ्ट में है कि राइट में है। तो भाई रिवर का लेफ्ट राइट आप तो तभी बता पाओगे जब आप पहले ये बताओगे कि रिवर भाई किधर को रही है। तो आप देखो रिवर इधर की तरफ फ्लो हो रही है, जब ये रिवर इधर की तरफ फ्लो हो रही है तो इसका राइट कौन सा है, इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है। टेम्पल किधर है, इसके राइट में है। बस
अब यहाँ पे बात आती है ड्रेनेज पैटर्न की और सेटलमेंट पैटर्न की, ठीक है। तो आपको उसमें क्या है कि आपको सेटलमेंट या रिवर्स देख करके आपको बताना है कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न की। तो यहाँ पे देखो आपको जो ड्रेनेज के पैटर्न आपको 5 तरीके के मिलेंगे, जिसमें पहला आपका है ट्रेलिस पैटर्न, दूसरा आपका है रेडियल, देन आपका है पैरेलल, एक आपका है डेंड्रिटिक और एक आपका है डिसअपीयरिंग। ये आपको पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रेलिस में क्या होता है, इसमें एक मेन रिवर होती है, ठीक है, और इसके बाद में उसकी और ट्रिब्यूटरीज होती हैं। क्या होती हैं? और ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो रिवर्स अपना वाटर ला करके किसी एक मेन रिवर में ड्रॉप करें, वो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो इसमें जो मिलने और उसमें और ट्रिब्यूटरीज मिली होती हैं, ठीक है। और जिसमें ट्रिब्यूटरीज मिली होती हैं ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और वो ट्रिब्यूटरीज जो एक दूसरे से मिलती हैं वो 90 डिग्री पर मिलती हैं। कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो अगर ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से 90 डिग्री में मर्ज हो रही है तो वो कौन सा पैटर्न बनाएगा? वो ट्रिलाइस पैटर्न बनाएगा या ट्रिलिस पैटर्न बनाएगा, ठीक है। इसका ठीक उल्टा जो है वो आपका है डेंड्रिटिक पैटर्न। कौन सा है? डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक ट्री से बना हुआ है। डेंड्रिटिक मतलब क्या है? वो ट्री से बना हुआ है। इसमें क्या होगा कि कोई एक रिवर है, उसमें और ब्रांचेज हैं, फिर और ब्रांचेज है, उसमें और ब्रांचेज हैं, ट्रिब्यूटरी में ट्रिब्यूटरी है, ऐसे, ठीक है। और ये जो मिलेंगी जहाँ पे वो अक्यूट एंगल पे मिलेंगी, ठीक है। किस एंगल में मिलेंगी? अक्यूट एंगल, यानी 90 से कम पे मिलेंगी, 90 डिग्री पे मर्ज नहीं होंगी। और डेंड्रिटिक मतलब ट्री से होता नहीं, उसमें ब्रांच में ब्रांच होंगी, तो वो कौन सा पैटर्न हो जाएगा? आपका डेंड्रिटिक हो जाएगा। फिर आपका रेडियल पैटर्न, आप देख लो। रेडियल में क्या होता है? जब रिवर्स किसी एक प्लेस से चारों तरफ को निकलती हैं, रेडियल यानी सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। वो सेंट्रीफ्यूगल मतलब जैसे मान लो कोई हिल है, हिल से चारों तरफ को रिवर्स निकल रही है, यानी एक चीज़ और पहचान जाओगे। अगर कहीं पे मान लो रेडियल पैटर्न है तो आप ये जान जाओगे कोई वो हिली रीजन है, हिल का कोई टॉप है, ठीक। फिर आपका पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है? इसमें कोई मेन रिवर जैसा नहीं होता, इसमें सारी रिवर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही बहती हैं, ठीक है। सारी रिवर्स क्या होती है? दूसरे के पैरेलल फ्लो होती हैं, तो पैरेलल है, ये भी पहचानना आसान है। और इसके बाद डिस्पेयरिंग में क्या होगा? कोई रिवर है जाएगी, आगे इससे डैश हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है? ये आपके रिवर के पैटर्न है। आप किसी भी 4 फिगर के उसमें जैसे देखोगे तो आप तुरंत पैटर्न पहचान जाओगे कि कौन सा ट्रेलिस है जिसमें 90 डिग्री पे ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, कौन सा डेंड्रिटिक है जिसमें एक्यूट एंगल पे मिलती है, कौन सा रेडियल है जिसमें एक प्लेस से चारों तरफ को रिवर निकल रही है, कौन सा पैरेलल है जिसमें रिवर से एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं, और कौन सा डिसअपीयरिंग है। पैरेलल भी पहचानना बहुत आसान है, डिसअपीयरिंग पहचानना बहुत आसान है, रेडियल पहचानना बहुत आसान है। ट्रेलिस और डेंड्रिटिक में इतना जान लो, 90 डिग्री और एक्यूट एंगल का, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया किसका पैटर्न? ड्रेनेज का। अब हम देखते हैं सेटलमेंट का क्या पैटर्न है। तो सेटलमेंट वाले में भी आपको यहाँ पर भी रेडियल पैटर्न एक देखने को मिलेगा। रेडियल आप वहाँ पे जान ही गए थे। रेडियल में क्या है? किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से चारों तरफ को जहाँ रिवर्स निकल रही थी, ऐसे यहाँ पर क्या होगा? मान लो कोई चौराहा है, ठीक है, और एक तरफ स्कूल है, एक तरफ हॉस्पिटल है, एक तरफ मान लो बस स्टॉप है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे 4 रास्ते गए, यहाँ पे बस सेटलमेंट होगा, यहाँ पे सेटलमेंट होगा, यहाँ इस तरीके से सेटलमेंट होगा। वो क्या होगा? वो रेडियल सेटलमेंट होगा, ठीक है। अब मान लो किसी रोड या किसी रेलवे लाइन के किनारे जो सेटलमेंट हैं वो आएंगे लीनियर सेटलमेंट में। वो कौन सा सेटलमेंट होगा? लीनियर सेटलमेंट होगा। एक और टाइप है जो है डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड। कौन सा है? डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड। तो नाम से ही ये स्कैटर्ड मतलब मान लो आपको सेटलमेंट, आपने सेटलमेंट का सिंबल देखा ही है ना। मान लो दूर दूर ऐसे कहीं एक जगह नहीं घर बने हैं, ऐसे दूर दूर बने हैं, तो ये किस में आएगा? ये आएगा डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड में। और इसका ठीक अपोजिट जो है वो होता है न्यूक्लिएटेड या कॉम्पैक्टेड, जहाँ पे सेटलमेंट एक जगह हो, ठीक है। और वो चीज़ क्या दिखाएगी? उससे ये लगेगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे मान लो कोई मान लो वाटर का सोर्स है वहाँ पे, या कोई इंडस्ट्री है, या कुछ ऐसी चीज़ है, ये वो डिनोट करेगी। यानी उससे आप बता सकते हो कि ऑक्यूपेशन क्या है। लीनियर से आप बता सकते हो कि ऑक्यूपेशन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियल से बता सकते हो कि काफ़ी डेवलप्ड लोग हैं वहाँ पे, सारी तरीके वहाँ पे
जो है कन्वीनियंस है, सारी तरह की सुविधाएं हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये हो गए सेटलमेंट के पैटर्न। आप ये चीज़ जान ही रहे हो तो आप इससे आप बता दोगे कि जो भी वो ग्रिड रेफरेंस देंगे उसमें कौन सा सेटलमेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं सिलेबस के अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला और लास्ट पॉइंट जो है यानी एच सेक्शन, इसमें आपको पहचानना है कि मैन मेड फीचर्स कौन से हैं और नेचुरल कौन से हैं। तो यार ये लोग तो हम लोग क्लास सेकंड में करते थे और छोटी क्लास में करते थे। मैन मेड मतलब जिनको ह्यूमन ने बनाया है, नेचुरल मतलब जो नेचुरली बने हुए हैं। जैसे मान लो कहीं पे टेम्पल बनी हुई है तो टेम्पल क्या है, मैन मेड में आएगा। रेलवे लाइन है, मैन मेड में आएगा। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया से आप उसमें पूछ ले कि इसमें 3 मैन मेड फीचर बताओ, 3 नेचुरल बताओ, तो मैन मेड मान लो वहाँ पे आपको मेटल रोड मिल गई है तो मेटल रोड मैन मेड है। मान लो आपको वहाँ पे टेम्पल मिल गया तो मैन मेड है। वहाँ पे हिल है, वाटर बॉडी है कोई, तो वो क्या है, नेचुरल है। टैंक है तो मैन मेड है। तो बस ये आपको पहचानने हैं। तो ये हो गया आपका टोपोसीट, बस इतनी सी ही चीज़ थी। ठीक है, एक्सरसाइज का हम कुछ एक दो टोपोसीट रखेंगे, वो हम आपको एक पर्टिकुलर शार्ट वीडियो में आपको एक लिंक दे देंगे जिसमें हमको एक टोपोसीट अपलोड कर देंगे, मेन टोपोसीट की कॉपी, और कुछ क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस बना के आपको अपलोड कर देंगे। आप उसको पहले सॉल्व करोगे, देन हम एक लाइव सेशन ले लेंगे उसकी एक्सरसाइज की, और हम उसमें यहाँ से बता देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है कि आपको कुछ सुधार करना है। और ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, आपको इसका भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इस पर हम कब डाउट सेशन करने वाले हैं। और उस डाउट सेशन करने के बाद में इस पूरी वीडियो में आपके मन में बहुत सारे डाउट्स छूट गए होंगे, हो सकता है कई चीज़ आप ना समझ पाए हो या हम ना समझा पाए हो, तो हम लाइव सेशन में समझा देंगे, जहाँ पे आप कमेंट भी कर रहे होगे साथ में, तुरंत आपके कमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, बस इतना ही चीज़ था। बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है उसमें आपको बियरिंग मिले, जो स्केल है उनका कन्वर्जन मिले कि स्केल को लीनियर को जो है वो आरएफ में कैसे बदलेंगे, आरएफ को लीनियर में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ें मिले। ये सब सिलेबस में नहीं है, आपने सिलेबस देख ही लिया है। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, अगर मान लो कोई आपसे डिफिनेशन पूछ ले तो जितनी चीज़ें आपने जानी यही चीज़ आपको बता देना होता है कि टोपोग्राफिकल मैप जो है वो लार्ज स्केल मैप होता है जिसमें मैन मेड फीचर्स और नेचुरल फीचर्स सभी चीज़ें शामिल होती हैं। यही चीज़ आपको लिख देना है। ठीक, तो ये आपका टोपोग्राफिकल मैप हो गया। मैंने बहुत मेहनत की, एक लंबा वीडियो खींच करके गया है, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए कहिए हम आपको थैंक यू बोल दें। और अगर सही चीज़ ये कि अगर आप हमको थैंक यू बोलना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी जो इमोशंस है वहाँ पे आप बता सकते हो। वीडियो को आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं जल्द ही इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।